हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में जो है जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे कवर करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड जो कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखेंगे और उसके अलावा अदर क्वेश्चंस जो भी बनते हैं यहाँ से वो सारे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पूरा सब्जेक्ट जो है हम एक ही वीडियो में इसको करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हरियाणा कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा ग्राम सचिव या पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पे जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोड दिया भी गया है। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 50% का जो है ऑफ मिल जाएगा मॉक टेस्ट पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। भारत में पशुपालन जो है कृषि का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, पशुपालन और कृषि यानी कि पशुओं से ही जो है कृषि का बहुत सारा जो है काम लिया जाता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक आप कह सकते हैं। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% कृषि योग्य भूमि और 11.29% जो है पशुपालन कार्य में लगा है। ये पूछा जा सकता है कि कृषि में कितना लगा है और पशुपालन में कितना। ठीक है, भारत में विश्व के सबसे अधिक मवेशी हैं, मतलब सबसे ज्यादा अगर पशुओं की बात करें तो वो कहां पर है? भारत में है। भारत में विश्व की कुल पशु संख्या का 19% जो है निवास करता है। ये पूछा जा सकता है, तो 19% या 20% लगभग याद रखिएगा ये कहां पर निवास करता है? भारत में। 1998 से भारत जो था विश्व का प्रथम दुग्ध उत्पादक देश जो था हो गया था। कब से? 1998 से। अगला है, भारत में पशु गणना के अनुसार देश में करीब 19.90 करोड़ गायें बैल तथा 10.87 करोड़ भैंसें हैं। तो ये हमने गणना में पढ़ा भी था। ठीक है, आगे देखिए, भारत में गो पशुओं की जो है 27 से अधिक नस्लें तथा भैंसों की 7 नस्लों को मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं है, भारत भैंसों की ये बहुत सारी नस्लें हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, लेकिन 7 नस्लें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है या पढ़नी है। सिर्फ 7 नस्लें नहीं है मान्यता प्राप्त, 7 से कहीं ज़्यादा जो है नस्लें मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, इसमें 7 नस्लें वो होंगी जो कि आपको पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, और गाय की अगर हम बात करें तो गाय में भी जो है लगभग 27 से अधिक ही हैं, बट ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में 27 आता है तो 27 लगाइए, 27 से ऊपर दी जाती हैं तो वो हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे और क्लियर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम गाय और गाय की प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि गाय से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे हम वो पढ़ेंगे। गाय भैंस करेंगे, उसके बाद जो है उसके एमसीक्यू जो कांस्टेबल में पूछे गए थे और जो अदर क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले गाय जो है किस फैमिली से बिलोंग करती है, इसका कुल क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। तो गाय और भैंस दोनों का ही कुल जो है वो सेम है, वो है बोविडी। बोविडी जो है, बोविडी कुल से जो है ये बिलोंग करती हैं। ये एग्जाम में आया था अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। देखिए, गाय जो है 2 तरीके की होती है, एक देसी गाय और दूसरी विदेशी गाय। देसी गाय का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम क्या है? बोस इंडिकस। ठीक है, बोस इंडिकस याद रखिए। इंडिया है तो इंडी जो है आपको पहले मिलेगा, तो बोस इंडिकस इस तरीके से याद रख सकते हैं। विदेशी गाय जो है ये है बोस टेरस। क्या है? बोस टेरस। ठीक है, तो इंडिकस और बोस टेरस ये वैज्ञानिक नाम है, पूछा जा सकता है। इंडिया का देसी गाय का कैसे याद रखना है, क्योंकि यहां पे इंडिया आया है तो इंडी याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा जो देसी गाय होती है वो कुबड़ सहित होती है। तो आपने गाय देखी भी होगी तो गाय के उस पे देखा होगा ना आपके कुबड़ होता है ऊपर, लेकिन जो विदेशी गाय होती हैं उनमें वो कुबड़ जो है नहीं होता है। ठीक है, तो वो कुबड़ रहित होती है। कुबड़ मतलब हम्प्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो देसी गायों में क्या होता है, जो हमारे देश में जो पाई जाती है उसमें हम्प्ड होता है, लेकिन विदेशी गायों में जो है हम्प्ड नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिए। आगे देखिए, छोटे छोटे पॉइंट है। देसी गायों में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 58, यानी कि 2n आप कह सकते हैं कि 58 होता है। और विदेशी गायों में कितना होता है? 2n = 60 होता है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात आता है कि गाय का जो मादा बच्चा होता है
उसको किस नाम से जानते हैं? बछिया के नाम से। और जो नर बच्चा होता है उसको बछड़ा कहा जाता है। तो ये सब आपको पता भी होगा, ठीक है। जिस गाय के बच्चे होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, मतलब उसको क्या कहते हैं? उसको डैम कहते हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। फिर बात आती है जीवन काल। तो इसका लगभग 20 वर्ष होता है। बहुत सारी जगह आपको 16 भी मिलेगा, तो औसत में अगर पूछा जाए तो 16 वर्ष जो है आप बोल सकते हैं, ठीक है। 16 से ऊपर अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो आप वही लगाइए, ठीक है। 15 या 14 नहीं आएगा, तो 16 या 16 से ऊपर अगर ऑप्शन में आता है, क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट वाला ऑप्शन नहीं दिया जाता है। 17 दे दिया, 18 दे दिया, इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। तो 16 से ऊपर जितना भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है। और इसी काल में जो है गाय जो है 8 से 10 बच्चों को जो है जन्म देती है, ठीक। चलिए, उपयोगिता के आधार पर गायों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? दुधारू यानी कि जो दूध देती हैं, भारवाही हो गई जो भार ढोने का काम करती है, और द्विकाजी जो दोनों काम करती हैं, ठीक है। 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। दुधारू की अगर हम बात करें तो इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है और सींग मुलायम होती है और सिर के दोनों ओर निकलकर जो है मुड़े होते हैं, जो दूध वाली गायें होती हैं। और इनमें स्पेशली कौन आती है? इसमें साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी। ये 4 जो हैं दुधारू क्या हैं? गायों की नस्लें हैं। साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी। और सबसे ज्यादा जो दूध देती है गाय वो कौन सी है? साहिवाल है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन भारवाही। भारवाही यानी जो भार ढोने के लिए काम आती है। अमृत महल, कांगायाम, हल्लीकार, खिल्लारी, नागौड़, पवार, बछोर, बरगुर, कनकथा, खैरीगढ़, गंगातीरी, मालवी, ये भारवाही हैं। अब आप दुधारू और द्विकाजी याद रख लीजिए। भारवाही जो बच जाए वो भारवाही हो जाएगी, क्योंकि भारवाही आपको याद क्यों रखनी है? क्योंकि अभी क्वेश्चन आया भी था कि भारवाही नस्ल कौन सी है। तो अगर आपको दुधारू और द्विकाजी अगर उसमें से निकाल लेते जो बच जाती है वो भारवाही हो जाती है। और ऑप्शन में जो आया था वो खिल्लारी आया था, ठीक है। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ये भारवाही नस्ल की है, ठीक। चलिए देखिए, द्विकाजी में कौन सी आती है? हरियाणा। हरियाणा का उत्पत्ति स्थान कहां पे है? हरियाणा में ही है। इसके अलावा थारपारकर हो गई, कांकरेज हो गई, अंगोल हो गई, मेवाती, राठ, कृष्ण घाटी और निमाड़ी, ये द्विकाजी हैं, ठीक है। ये कौन सी है? द्विकाजी। तो आपको 2 याद रख लीजिए, दुधारू और द्विकाजी। दुधारू में तो 4 ही आती है, साहिवाल, सिंधी, गिरी और देवनी। तो द्विकाजी में हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज। बाकी जो बच जाएंगे खिल्लारी, कांगायाम, हल्लीकार, ये भारवाही हो जाएगी। अदरवाइज आपको इसको एक बार लिख के देखेंगे, आपको इजीली जो है याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर बात आती है कि गाय के मांस को क्या कहा जाता है, पूछा जा सकता है। तो गाय का जो मांस होता है उसको बीफ कहा जाता है। ओके वेट, हाँ, गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। और जो बच्चे का मांस होता है यानी कि जो गाय का बच्चा होता है उसके मांस को व्हील कहा जाता है। ओके, याद रखिए। भारतीय गायों को टी कप जो है काऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी कप काऊ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश की गायों को टी कप काऊ जो है कहा जाता है, तो भारतीय गायों को। देखिए, भारतीय गायों की जो नस्लें हैं उनको यूरोप और दक्षिण अमेरिका में जंबू के नाम से जाना जाता है और उत्तर अमेरिका में ब्राह्मण कहते हैं इनको, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिए। फिर बात आती है विदेशी नस्ल की गाय। तो 3 हमने पढ़ ली। अब विदेशी नस्ल की देखिए, गरनसी गाय है जो है ये फ्रांस में पाई जाती है और इसमें जो वसा की मात्रा होती है वो 5% तक होती है। गरनसी द्वीप पर ये पाई जाती है। जर्सी जो है ये इंग्लैंड की में पाई जाती है ये नस्ल। होल्स्टीन जो है हॉलैंड में पाई जाती है। होल्स्टीन जो है आप होल से हॉलैंड याद रख सकते हैं। ब्राउन स्विस से आप स्विट्जरलैंड याद रख सकते हैं और आयरशायर से स्कॉटलैंड याद रख सकते हैं। आयर है, आयरलैंड ना होके स्कॉटलैंड है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। अब यहां से क्वेश्चन आता है सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, तो वो है होल्स्टीन फ्रीजियन। अब इसी से पूछा जा सकता है कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो वो है हॉलैंड, ठीक है। गाय की सबसे भारी नस्ल पूछी जाए तो वो कौन सी है? कांकरेज जो है सबसे भारी नस्ल है। और ये कैसी नस्ल है? द्विकाजी है। याद रखिए, सबसे भारी नस्ल अगर पूछा जाता है तो वो कौन सी है? कांकरेज है। लेकिन ये चीज अलग याद रखिए, भारवाही अलग है और भारी नस्ल अलग है। भारी नस्ल मींस वजन से रिलेटेड हो जाती है। तो कांकरेज जो है सबसे भारी नस्ल है, ये याद रखिए। और ये कैसी है? द्विकाजी नस्ल है इसकी, ठीक है, भारवाही नहीं है। मान्यता प्राप्त गायों की नस्लें कितनी है? 50 है। देखिए, मान्यता प्राप्त कितनी है? 50। तो ये बहुत मतलब अलग अलग डाटा जो आपको मिलेगा, कहीं पर 37 भी दिया गया है कि मान्यता प्राप्त जो गाय की नस्लें वो 37 है। तो आप याद रखिए 27 से अधिक ऑप्शन में अगर आपको मिलता है तो वही हो जाएगा, 27 और 50 के बीच में, ठीक है। चलिए देखिए, रजिस्ट्रेशन कौन करता है? रजिस्टर्ड की बात हो रही है ना कि रजिस्टर्ड कितनी है गाय की नस्लें। ये रजिस्ट्रेशन करने का काम कौन करता है? तो वो करता है NBAGR,
ठीक है, यानी कि नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसके द्वारा जो है ये नस्लें जो भी होती हैं ये रजिस्टर्ड की जाती है। और ये कहाँ पर है? नेशनल ब्यूरो एनिमल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, ये है करनाल हरियाणा में 1985 में जो थी इसकी स्थापना की गई थी। ओके, फिर अगर क्वेश्चन आए कि कुल रजिस्टर्ड पशुधन नस्ल कितनी है, यानी कि टोटल कितनी है गाय भैंस सब मिला के बकरी भेड़, तो वो है 197। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अब बात आती है संकर नस्लें। संकर नस्लें कौन सी थी? जो दो के मिश्रण से बनी है, यानी कि जिसमें विदेशी भी हैं और देसी भी हैं, इन दोनों के संकरण से जो बनी है, ठीक है, वो है जैसे करण स्विस है। करण स्विस में क्या कौन कौन सी से बनी है? ब्राउन स्विस, सांड और साहिवाल से मिलकर बनाई है एक नस्ल करण स्विस। कहां पर बनाई गई थी? करनाल में बनाई गई थी। करण फ्रीज है, ये थारपारकर और होल्स्टीन फ्रीजियन से बनी है, ये भी करनाल में ही बनी थी। जरसिंध में आप देखिए लाल सिंधी हो गई और जर्सी हो गई, ये इनसे बनी है। सुनंदिनी में अगर मैं बात करूं तो देशी पशु और ब्राउन स्विस से मिलकर बनी है सुनंदिनी। ठीक है, और फ्रीजवाल में साहिवाल हो गया और दूसरा हो गया फ्रीजियन, इन दोनों के संकरण से बना है फ्रीजवाल। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि किसके संकरण से क्या बना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, गाय की जो प्रथम ब्यात पर उम्र होती है ये पूछी जा सकती है, तो 30 से 40 माह होती है। तो आप एवरेज आप निकाल के अगर देखेंगे तो 36 से 40 भी बोल सकते हैं, तो याद रखिए 30 से 40 के बीच में ही आएगी। ठीक है, एवरेज 36 माह बोल सकते हैं, तो पहले ब्यात पर उम्र इतनी होती है। ओके, गाय की जो बच्चा देने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? केविंग बोला जाता है, CALVING, केविंग बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, गाय में जो प्रौढ़ नर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बुल्लोक बोला जाता है, बुल्लोक। ओके, समागम की जो प्रक्रिया होती है, किसके समागम की? गाय के या अदर जो पशु हैं उनके जो समागम की जो क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? सर्विंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सर्विंग बोलते हैं। और भेड़ में जो समागम की क्रिया होती है उसको बोला जाता है टपिंग। ठीक, तो दोनों याद रखिए, गाय और अन्य पशु में जो होगी समागम की क्रिया उसको सर्विंग बोलेंगे, और भेड़ ऐसा है जिसकी समागम की क्रिया को टपिंग बोला जाता है। ठीक है, देखिए गायों के समूह को क्या बोलते हैं? हर्ड बोला जाता है गायों के समूह को। शारीरिक तापमान एग्जाम में आया भी हुआ था, कितना है? तो शारीरिक तापमान है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में भी पूछा जा सकता है, तो 38.6 सेल्सियस जो है इसका होता है शारीरिक तापमान। ठीक है, गर्भकाल की अगर मैं बात करूं तो लगभग आप मान के चलिए ऑप्शन में कोई भी आ जाए, 280, 81, 82, 85 इनमें से जो है हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं देंगे आपको, 278 दे सकते हैं, 283 दे सकते हैं। ठीक है, तो आसपास का जो होगा ना इनके बीच का 282 से 85 के बीच का, वो आप लगा के आइएगा आंसर। ठीक है, डायरेक्ट नहीं देंगे वो। चलिए अगला देखिए, अब आती है गोवंशीय नस्लें कि कहां पर किसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले गिर के वन आपने पढ़ा है, कहां पर है? गुजरात में है, तो गुजरात के गिर जंगलों से जो है इस प्रजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। सिरी की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और भूटान में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कांकरेज इंपॉर्टेंट है, गुजरात में। थारपारकर पाकिस्तान राजस्थान में। ओके, राजस्थान याद रखिए, वैसे पाकिस्तान में भी है लेकिन भारत की बात आएगी तो राजस्थान माना जाएगा। हरियाणा के रोहतक हिसार जिले हो जाएंगे। बरगुर का जो उत्पत्ति स्थल है वो है तमिलनाडु। कंगायाम का आंध्र प्रदेश। खिल्लारी का महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद है अमृत महल और हल्दीकार का कहां पर है? कर्नाटक में है। साहिवाल जो था ये पाकिस्तान का जो मांट गोमरी क्षेत्र था वहां पर माना जाता है, और अगर भारत में पूछा जाए तो पंजाब का एरिया जो है वहां पे आ जाएगा। ठीक है, रेड सिंधी जो है ये पाकिस्तान का कराची और हैदराबाद। ठीक है, चलिए अब बात आती है भारत में भैंस की। ठीक है, देखिए भैंसों की जन्मस्थली, भैंसों का जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है? भारत को ही माना जाता है। फिर भारत में जो है भैंसें दो तरीके की होती है, एक जलीय होती है, एक दलदली होती है। ओके, बस यहाँ पे ये पढ़ लीजिए, सर्वश्रेष्ठ भैंसें जो हैं ये भारत में पाई जाती है, और विश्व में 57% भैंसें जो हैं भारत में ही पाली जाती हैं। तो सबसे ज्यादा भैंसें अगर पूछा जाता है तो भारत में। ठीक है, दो प्रकार की होती है, एक जलीय भैंस, दूसरी दलदली भैंस। जलीय भैंस कौन सी होती है? जो भारतीय भैंसी होती है, पानी में रहती है ना। ठीक है, तो उनको जलीय भैंस कहा जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाता है तो बुवेलस बुवेलिस हो जाएगा, बुवेलस बुवेलिस। और दलदली भैंस कौन सी होती है? विदेशी भैंस होती है जो दलदल में रहना पसंद करती है, और इनका जो नाम होता है वैज्ञानिक वो होता है बुवेलिस कार्बोनासिस, बुवेलिस कार्बोनासिस। इसमें बुवेलिस बुवेलिस हो जाएगा। फिर बात आती है कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो जलीय भैंसें जो होती है इनमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n = 50, और
दलदली भैंस में कितनी होती है 2n = 48। ठीक है, भैंस का जो मांस होता है, जो मीट होता है, उसको बफन कहा जाता है, और जो विदेशी भैंस का जो मीट होता है उसको कैरा बीफ बोला जाता है, कैरा बीफ। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर बात आती है भारत में भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें, तो कितनी है 16, लेकिन याद कितनी रखनी है हमें, सिर्फ 7 रखनी है, 7 ही नस्ल हमें पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, देखिए किस फैमिली से बिलोंग करती है, वही बोवेडी फैमिली, जहां से गाय बिलोंग करती है उसी फैमिली से। प्रथम ब्यात की उम्र पूछी जाए तो 36 से 42, भैंस की कितनी थी 30 से 40 माह, और एवरेज में अगर हम देखें तो 36 माह। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें बच्चा देने की जो क्रिया होती है इसको क्या बोला जाता है, केविन बोला जाता है, या ब्याने की जो क्रिया होती है, ठीक है, जो बच्चे को जन्म देती है, जो उस क्रिया को पूछा जाए तो उसको केविन बोला जाता है। इसकी जो मैथुन क्रिया, जो हमने समागम क्रिया पढ़ी थी, वो उसी को मैथुन क्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको सर्विंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा, सर्विंग बोला जाएगा। चलिए देखिए, भैंसों के समूह को हर्ड बोला जाता है, तो लगभग चीजें जो है वो सेम है, जैसे फैमिली सेम है, ब्यात की उम्र अगर आप देखेंगे तो वो भी लगभग सेम ही है। ठीक है, समूह को हर्ड बोला जाता है, मैथुन क्रिया को सर्विंग बोला जाता है, तो ये चीजें बस इसमें याद रखिए। युवा नर को क्या कहा जाता है, भैंसों में पड्डा बोला जाता है, यानी बुफेलो काफ बोला जाता है। युवा मादा को पड़िया बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो गर्भ काल की अवधि है हमने देखी, गाय की कितनी होती है 280 से 85 हम मान के चल सकते हैं, और भैंस की अगर हम बात करें तो 310, 305, 309, कई जगह पे आपको 308 भी मिल जाएगा, तो लगभग इतना मानिए आप। ठीक है, 305 से 310 के बीच में। ठीक, फिर बात आती है दुग्ध काल कितना होता है, मतलब एक साल में कितने दिन जो है भैंस दूध देती है, तो 300 दिन। 300 दिन। अब सूखा काल कौन सा हो जाएगा, जब वो दूध नहीं देगी। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 60 दिन आप सूखा काल लगा सकते हैं। ठीक है, तापमान की अगर मैं बात करूं तो तापमान कितना होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। गाय का कितना हम पढ़ा था हमने फ़ारेनहाइट में 101 डिग्री। ठीक है, और उसमें कितना पढ़ा था 38 पॉइंट समथिंग था। ठीक, तो ये दोनों याद रखिए। सर्वाधिक दूध भैंस से प्राप्त होता है, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा दूध किससे प्राप्त होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो सबसे ज्यादा भैंस से प्राप्त होता है। ठीक है, मिल्क में अगर मैं देखूं तो वाटर जो होता है 82% होता है, फैट 7.38% होता है, प्रोटीन 3.60, और जो लैक्टोज होती है वो 5.48 है। फैट की अगर बात करें तो कहीं पर ये आपको 6% भी मिल जाएगा, तो इतना याद रखिए 6 से 7। ठीक है, अदरवाइज 7% तो होता ही है। ओके, सबसे ज्यादा वसा किस भैंस में पाई जाती है, तो ये जाफराबादी में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है 13% पाई जाती है। ठीक है, जाफराबादी नहीं, आई थिंक जाफराबादी नहीं, भदावरी में पाई जाती है। कितनी 13% वसा जो है इसमें पाई जाती है। देखिए, अब आपको एक चीज पता है, गाय और भैंस के दूध में अंतर होता है। भैंस का दूध जो होता है वो गाढ़ा होता है, और गाय का दूध जो होता है वो पतला होता है। क्यों होता है, क्योंकि गाय के दूध में जो वाटर होता है, यानी कि पानी जो होता है वो ज्यादा होता है, और भैंस के दूध में जो पानी होता है वो कम होता है। देखिए, भैंस के दूध में अगर हम वाटर देखेंगे तो 82% होता है, लेकिन गाय के में कितना होता है 87% होता है। हमें भी पता है, देखिए जब हम दूध में पानी मिलाते जाते हैं तो दूध हमारा जो है वो पतला होता जाता है। ठीक है, तो इसी कारण जो है गाय में का दूध जो है वो पतला होता है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल पूछी जाए भैंस की, तो वो कौन सी है, मुर्रा। ये सबसे ज्यादा दूध देती है। सबसे ज्यादा वजन वाली पूछी जाए तो वो जाफराबादी है। कौन सी है, जाफराबादी। और भारी नस्ल से भी पूछ सकता है, भारी नस्ल से भी पूछ सकता है। गाय में हमने कौन सी पढ़ी थी सबसे भारी नस्ल, कांकरेज पढ़ी थी। ठीक है, उसी में मैंने आपको बताया कि ज्यादा वजन की बात होती है। भारी नस्ल का मतलब क्या होता है, वजन से रिलेटेड होती है। तो गायों में कौन सी होती है, कांकरेज होती है, और भैंस में कौन सी होती है, जाफराबादी होती है। ठीक है, इसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिनी एलिफेंट किसको कहा जाता है, तो जाफराबादी जो नस्ल की जो भैंस होती है उसको कहा जाता है। और सबसे हल्की नस्ल पूछी जाए तो वो नागपुरी हो जाएगी। उत्पत्ति स्थल नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, छोटे आकार की कौन सी होती है, जोरांगी होती है। ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान पूछा जाए कहां पर है, तो ये हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। चलिए आगे बात करते हैं भैंसों की नस्लों की। तो हमने पढ़ी पानी वाली होती है, पानी वाली को भी हम दो में डिवाइड करते हैं, एक भारी वाली नस्ल और दूसरी हल्की वाली। भारी वाली में देखिए सबसे पहले आती है जाफराबादी, नीली रावी और मुर्रा। और जाफराबादी जो है वो सबसे भारी होती है।
सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है? जाफराबादी होती है। लेकिन दो जो नीली रावी है, मुर्रा और नागपुरी, ये भी भारी नस्ल की होती है। जाफराबादी में 8% जो है फैट पाया जाता है और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? गुजरात है। नीली रावी, नीली रावी देखिए, रावी किस साइड हो गया? पंजाब की तरफ हो गया, ठीक है, पाकिस्तान में पाकिस्तान में माना जाता है वैसे इसका उत्पत्ति स्थल, लेकिन क्योंकि पंजाब उसी के एरिया में आ जाता है तो वहां पर मतलब लगता है, तो वहां पर पंजाब माना जाएगा। किसमें? भारत में पंजाब माना जाएगा। अदरवाइज आप देखेंगे मैंने लिखा भी है, मांटगोमरी पाकिस्तान में है नीली रावी का, ठीक है। इसमें जो है 5.6 से 5% यानी कि 5 से 5.5% तक वसा होती है नीली रावी में। इसका नाम नीली रावी क्यों रखा गया? देखिए, इसकी जो आंखें होती है वो नीली होती है, इसी कारण इसका नाम नीली रावी पड़ा है। नीली जो है इसके नाम के आगे लगाया जाता है, ठीक है। मुर्रा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर जो दूध देने वाली नस्ल है भैंसों में वो कौन सी है? मुर्रा नस्ल है। और ये पंजाब और हरियाणा के रोहतक में जो है इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसके जो आकार होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं, ठीक है। नागपुरी जो है ये महाराष्ट्र की उत्पत्ति स्थल का, ठीक है। हल्की वाली में अगर बात करें तो बदावरी, सूरती और मेहसाना आते हैं। बदावरी का जो उत्पत्ति स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का इटावा और आगरा। यहां पर भी इटावा और आगरा दोनों ही है। और सबसे ज्यादा वसा जो होती है किसके दूध में होती है? बदावरी के दूध में ही होती है, बदावरी भैंस की 13% तक। और ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, बदावरी का पूछा गया था वसा कितनी होती है। सुरती गुजरात में, देखिए जितना हम पढ़ेंगे ना वहीं से जो थे 20 क्वेश्चन आपके 10-10 क्वेश्चन जो थे हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। उसके अलावा भी हम चीजें पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में अगली बार यही चीजें रिपीट नहीं होंगी, हमें कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां से दोबारा मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे क्वेश्चन दोबारा पूछेगा। तो थोड़ा सा हम अलग जाके भी पढ़ेंगे चीजों को, ठीक है। मेहसाना की देखिए, मेहसाना जो है ये गुजरात में है। सुरती और मेहसाना, देखिए सूरत गुजरात में है तो सुरती गुजरात की हो जाएगी, साथ में मेहसाना भी याद रख लीजिए गुजरात में है। मेहसाना का जो मिल्क होता है इसमें जो फैट होता है 6% तक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एज फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा मेथड पूछा जा सकता है। तो एज फाइंड आउट करने का कौन कौन से तरीके होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां से अगर हम बात करें तो एज जो है फाइंड आउट की जाती है। जो सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड होता है वो दांत देखकर जो है उसकी एज पता की जाती है, भैंस की, गाय की, जो भी है, पशुओं की। ओके, सींग से भी जो है एज निकाली जाती है। देखिए जो सींग होते हैं उसमें जो है कुछ इस तरीके के छल्ले बने होते हैं, ठीक है। जो पहला छल्ला होता है वो 2 से 3, कहीं कहीं पर ये आपको 2 वर्ष दिया गया है, कहीं कहीं पर ये 3 वर्ष भी दिया गया कि जो पहला छल्ला होता है सींग में वो 3 वर्ष की उम्र में हो जाता है, फिर आगे जो है 1-1 वर्ष की उम्र में जो है बढ़ता जाता है। जैसे 3 छल्ले जो है किस उम्र में पड़ जाते हैं? अगर 3 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 5 वर्ष में, ठीक है। अगर 4 छल्ले हो जाते तो 6 वर्ष में, 5 छल्ले हो जाएंगे तो 7 वर्ष में। इस तरीके से जो है ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो बस ये चीज इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नीली रावी का मोंटगोमरी पाकिस्तान है, ठीक। चलिए अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान, बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, अभी पढ़ा हमने। और सबसे ज्यादा वसा भी इसी के में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? इटावा और आगरा, वहां से ये 2 नाम भी याद रखिए क्योंकि पूछे जा सकते हैं। देखिए भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम दवी काजी नस्ल बतानी है कि कौन सी है? थारपारकर, हरियाणा, अमृत महल और कांकरेज। अब देखिए इसमें से अगर आप देखेंगे थारपारकर, हरियाणा और कांकरेज, ये तीनों क्या है? द्विकाजी नस्ल है। अमृत महल जो है ये भारवाही नस्ल है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कट हो गया। तो सर्वोत्तम बतानी इसमें सबसे बढ़िया कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे जो अच्छी है वो है कांकरेज, ठीक है, याद रखिए कांकरेज। अगला है पशुओं में चीचड़ी बुखार का रोग। तो ये हमने पहले पढ़ा था, प्रॉपर हमने पशुओं को में कौन सी बीमारी किससे होती है ये पढ़े हैं। तो जो चीचड़ी बुखार होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को भी हमने एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट में जो है डिवाइड किया था, परजीवी में। ओके, उसमें हमने देखा था चीचड़ी जो आएगा वो किस में जाएगा? एक्सटर्नल में जाएगा, ठीक है, बाह्य उसमें जाएगा क्योंकि वो उसके शरीर पर जो है बाहर से चिपटती हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ द्वारा जो है ये हो जाएगा। देखिए आगे, एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना जो है दाना आहार जो है दिया जाता है? दाना आहार पूछा है तो ये एक बार हम देख लेते हैं कितना दिया जाता है किसको। देखिए यहाँ पे आहार दाना की हम बात कर रहे हैं तो गाय व बैल को अगर वो 100 kg की है तो उसके बॉडी वेट पर जो शुष्क पदार्थ दिए जाते हैं वो 2.5 kg दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगर गाय और बैल का जो वेट है अगर वो 200 kg है तो उसमें 2.5 और ऐड कर दीजिए तो 5 किलोग्राम हो जाएगा। अगर 300 है तो उसमें 2.5 और ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है ये ऐड होता जाता है 100 किलो पे, ठीक है। तो याद रखिएगा शुष्क पदार्थ भी जो है पूछा गया था दूसरी शिफ्ट में, तो वो भी उसके अकॉर्डिंग भी जो है आप इसका आंसर लगा सकते हो। उसमें 400 kg के लिए पूछा गया था तो 400 kg के लिए कितना हो जाएगा? 10 kg तक हो जाएगा शुष्क पदार्थ। तो ये चीज याद रखिए।
अगर गाय 3 लीटर दूध उत्पादन कर रही है तो 1 किलोग्राम जो है दाना वहां पर दिया जाता है। ठीक है, आगे 6 लीटर है तो 2 किलोग्राम हो गया। इस तरीके से जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, भैंस को 100 केजी बॉडी भार पर जो है ये 3 केजी शुष्क पदार्थ दिया जाता है और 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम जो है दाना दिया जाता है। देखिए याद रखिए, 3 लीटर पर 1 किलोग्राम गाय को और 2.5 लीटर पर भैंस को। ठीक है, कार्य करने वाले जो बैल होते हैं, अगर वो सामान्य कार्य कर रही हैं तो 1 से 1.5 ग्राम जो है दाना दिया जाता है। अगर मध्यम कार्य कर रहे हैं तो 2 से 2.5 और भारी कार्य कर रहे हैं तो 3 से 4 किलोग्राम जो है दाना उन्हें प्रतिदिन जो है दिया जाना चाहिए। ठीक है, प्रजनन के काम जो नर सांड आते हैं प्रजनन का काम करने के लिए, उनको जो है 2 किलोग्राम दाना जो है वो हर दिन जो है देना चाहिए। ठीक है, ताकि उनकी जो भी प्रजनन प्रक्रिया है वो सही रहे। ठीक है, पशुओं को जो है नमक कितना देना चाहिए ये क्वेश्चन आ सकता है, तो 30 ग्राम साधारण नमक जो है ये पशुओं को दिया जाना चाहिए। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था, एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए कितना दाना आहार दिया जाना चाहिए, तो 2 से 2.5 किलोग्राम जो है इसका सही आंसर जो है होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु क्या होती है। संकर बछिया की बात हो रही है यहाँ पे। अब हमने देखिए 36 से 40 माह या 30 से 40 किस में पढ़ा था, ये जो देसी जो गाय होती है उसमें। ये संकर बच्चा है जो दो उनसे जो विदेशी गाय हैं और देशी गाय हैं उनके संकरण से जो बनती है। तो संकर बच्चे की जो प्रथम ब्यात की आयु होती है वो 2.5 से 3 वर्ष तक होती है। अब 2.5 वर्ष में कितने जो है महीने हो जाएंगे, 24 से 25 माह हो जाएंगे और 3.5 तक। ठीक है, तो 24 से 30 माह जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यही अगर देसी गाय पे पूछा जाता तो देसी गाय की जो बच्चियां होती है वो 3.5 वर्ष में देती है पहली बार। ठीक है, तो लगभग वही 36 से 40 माह जो है ये देसी गाय का निकल आता। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पूछा किसका गया है, तो यहाँ पर संकर बछिया की बात हो रही थी, तो इसीलिए 24 से 30 माह जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए एक मिनट। ठीक है, 24 से 30 माह। अगला है, निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। इसमें विदेशी नस्ल की गाय जर्सी, ओंगोल, कांगायाम, गावलाव। देखिए ये कांगायाम, ओंगोल ये जो है हमने देसी नस्लों में पढ़ी थी। कांगायाम तो किस में आती है, ये भारवाही नस्ल में आती है। जर्सी जो है ये विदेशी नस्ल हो जाएगी। ठीक है, और संकरण से जर्सी से कौन सी बनती है, जर्सी, और सिंध से जरसिंध बनती है, वो संकर उसमें आ जाएगी, संकर नस्ल में। निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है। देखिए कांकरेज कौन सी थी, कांकरेज जो है ये है द्विकाजी नस्ल। ठीक है, सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल भी कौन सी है, कांकरेज ही है। देवनी और गिर जो है ये दुधारू नस्ल है। बचा क्या यहाँ पे, खिल्लारी, तो ये जो है ये भारवाही गाय की नस्ल है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार कौन सा है, तो वो वंशावली है। वेट, तो कौन सा हो जाएगा, वंशावली, वंश के आधार पर जो है छांटते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है। इनमें से जो दुधारू नस्ल की गाय है वो बताना है कौन सी है, तो वो हो जाएगी साहीवाल। ठीक है, मेवाती, मालवी, डांगी ये कैसी है, मेवाती, मालवी ये किस में आती है, ये आती है द्विकाजी नस्ल में। ठीक है, बदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है, तो 13% तक जो होता है वसा का अधिकतम प्रतिशत। ठीक, तो ये हमने पढ़ा ही है अभी। चलिए, ये तो एक शिफ्ट के थे। अभी दूसरा देखिए, 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता, तो अभी हमने पढ़ा 100 ग्राम के लिए, 100 किलोग्राम के लिए कितनी थी, 2.5 थी। सॉरी एक मिनट, अगर भैंस में गाय का पूछा है, तो गाय में अगर 100 केजी है तो 2.5 केजी तक जो है शुष्क पदार्थ देना चाहिए। अब 200 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 300 में 5 में 2 7.5, तो वही 10 से 12 किलो आ जाएगा राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता। अगला है, सांड की नाक में छल्ला कब पहनाना चाहिए, तो सांड की नाक में छल्ला देखिए ये हो जाएगा आई थिंक 8 माह से 1 वर्ष की आयु में जो है सांड की नाक में जो छल्ला है वो पहनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी भाग में दूध उत्पादन के लिए कौन सी सबसे अच्छी भैंस जो है मानी जाती है, तो वो उत्तरी भाग की बात हो रही है तो मुर्रा भैंस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, तो हरियाणा गाय जो है ये लंबा और संकरा जो है इसका चेहरा होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन लंबा और संकरा चेहरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, थारपारकर गाय की प्रजाति कैसी है, तो थारपारकर द्विकाजी नस्ल की है, तो दुकाजी नस्ल जो है यहाँ पे सही हो जाएगा इसमें।
दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि, चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि ये क्या होता है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि। इसमें दिया गया है अनुकरणीय यानी कि कॉपिंग जो मेथड होता है वो, एक पट्टिका विधि है जिसको स्ट्रिपिंग मेथड बोलते हैं, और एक मुष्टि विधि है जिसको आप बोल सकते हैं फिस्टिंग विधि, ठीक है, फिस्टिंग मेथड। चलिए ये एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए मेथड्स ऑफ मिल्किंग अगर आप देखेंगे तो 4 तरीके के होते हैं, स्ट्रिपिंग मेथड, फुल हैंड मेथड, नकलिंग मेथड और मशीन मिल्किंग। सबसे पहले आ रहा है स्ट्रिपिंग मेथड। इसमें क्या होता है, थंब और 4 फिंगर्स जो है हमारी यूज की जाती है पूरी तरीके से, प्रेस जो है मतलब पांचों, उसको मतलब आप कह सकते हैं कि अंगूठा और जो हमारी 4 उंगलियां इनको यूज करके जो है मतलब जो मिल्क होता है उसको मतलब इनको यूज करके जो है निकाला जाता है। ओके, जो स्मॉल काउज होती है ये मेथड उनमें यूज किया जाता है। देखिए स्ट्रिपिंग मेथड अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है यूज की जाती है ये। ओके, स्ट्रिपिंग मेथड। दूसरा जो है हमारा वो है फुल हैंड मेथड, इसी को हम बोलते हैं फिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है, और ये जो है दूध दोहने का सबसे अच्छा जो है माना जाता है, जो मुष्टि विधि जो हमने पढ़ी है वो। इसमें क्या होता है, देखिए 4 फिंगर्स यूज की जाती हैं और जो हमारा थंब होता है वो ऊपर की तरफ होता है, कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये होता है फुल हैंड मेथड, ये है फुल हैंड जिसको हम फिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये नकलिंग मेथड होता है, इसको कहा जाता है कि ये जो है दूध दोहने का ये सबसे अगर बेकार तरीका अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है नकलिंग मेथड। ठीक है, कौन सा होता है, नकलिंग मेथड होता है। देखिए सबसे बेकार मेथड, और इसमें थंब को जो है फिंगर के अंदर जो है किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए ये जो थंब आपको दिखाई दे रहा है फिंगर के अंदर की तरफ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थंब जो है ये ऊपर की साइड है, और यहाँ पर जो है ये पांचों एक साथ काम कर रही है, उंगली और जो हमारा थंब है वो। ठीक है, तो याद रखिए सबसे बेटर जो तरीका है वो है फुल हैंड मेथड। और एक मशीन मिल्किंग होती है जिसमें जो है दूध दोहने की जो प्रक्रिया वो किसके द्वारा की जाती है, मशीन के द्वारा की जाती है। और ये जो इसमें क्या होता है कि जो मिल्क फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और हाइजीनिक मेथड अगर आपसे पूछा जाए मिल्क प्रोडक्शन का तो वो कौन सा है, मशीन मिल्किंग है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने और भी थोड़ा डिटेल में लगा रखा है इन्हें, बट इंग्लिश में है ये। तो ये देखेंगे अगर आप पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं। ये देखिए मेथड है हैंड मिल्किंग में, फुल हैंड मिल्किंग नोन एज फिस्टिंग, फुल हैंड, तो ये बेस्ट होता है तरीका। ठीक है, स्ट्रिपिंग है और नकलिंग है। इसके अलावा मशीन मिल्किंग है। तो ये तो हैंड मिल्किंग के 3 तरीके हैं और मशीन मिल्किंग दे रखा है। फुल हैंड में अगर आप देखेंगे नेचुरल शकिंग ऑफ ए काफ, cows with large twats and buffaloes are milked full hand method. It is done by grasping the teat with hollow. ओके, ये पूरी प्रोसेस देखिए किस तरीके से जो है फुल हैंड का यूज किया जाता है। ओके, यही स्ट्रिपिंग में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए बस स्ट्रिपिंग जो है ये स्मॉल काउ में जो है यूज की जाती है। तो यही पूछा गया था इसमें। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है ये रहा, दूध धोने की सर्वोत्तम विधि, अनुकरणीय विधि कॉपिंग विधि हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। मुष्टि विधि जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, फिस्टिंग। पट्टिका विधि नकलिंग बोलते हैं आई थिंक इसको, नकलिंग या स्ट्रिपिंग जो भी है, तो ये नहीं होगी। मुष्टि विधि जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, अगला है गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित है, तो बोविडी परिवार से संबंधित है ये भी याद रखिए। निम्न पशुओं में से एक में अविभाजित खुर पाया जाता है, तो अविभाजित खुर, आपने खुर देखे होंगे, ये घोड़े में पाया जाता है अविभाजित। देखिए आपने गाय भैंस के अगर पैरों में देखा होगा खुर, तो इस तरीके से जो है वो डिवाइड होते हैं 2 भागों में, लेकिन जो घोड़े का जो खुर होता है वो पूरा होता है, अविभाजित होता है, उसमें कोई भी जो है मतलब वो डिवाइड नहीं होता है, पूरा एक होता है। तो इसीलिए ये पूछा गया कि अविभाजित खुर किस में पाया जाता है, तो घोड़े में पाया जाता है। भैंस गाय और भेड़ में जो है ये विभाजित होता है, मतलब डिवाइड होते हैं खुर। ठीक है, अगला है गाय और भैंस का औसत तापक्रम कितना होता है, तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे एग्जाम में। चलिए अभी हमने मेथड ऑफ मिल्किंग पढ़ लिया है, ये भी हो गया हमारा। आगे देखिए आहार दाना भी हमने कवर कर लिया है। ओके, अब बात करते हैं हम हरियाणा में जो हमारी गाय और भैंस है, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। देखिए हरियाणा में कौन सी भैंस पाई जाती है, मुर्रा भैंस पाई जाती है। और हरियाणा में मुर्रा भैंस को किस किस नाम से जाना जाता है, खुंडी के नाम से जानते हैं, एशियन ट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है, और काला सोना के नाम से भी जो है मुर्रा भैंस को जाना जाता है हरियाणा में। ठीक है, अब अगर इसका गर्भकाल पूछा जाए तो कितने दिन का होता है, 310 दिन का होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका मूल स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान है, और इस
ये जो मुर्रा भैंस है ये सबसे ज्यादा जो है मिल्क जींद में पाई जाती है, तो इसीलिए जींद को मिल्क सिटी भी जो है कहा जाता है। ठीक है, भारतीय भैंस को जल भैंस, विदेशी भैंस को दलदली भैंस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो ये हिसार में है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई। अश्व अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो ये भी कहां पर है, हिसार में है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर बात आती है गाय की। भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति कौन सी मानी जाती है, साहिवाल मानी जाती है, और साहिवाल जो है ये सिरसा जिले में पाई जाती है। हरियाणा में गाय अगर सबसे ज्यादा पूछी जाए तो वो भी कहां पर पाई जाती है, सिरसा में। ओके, इसके अलावा अगर आप ने पशु गणना नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर उसमें आपको 2019 में जो गणना हुई उसके लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा कहां पर है वो उसमें दिए गए हैं। ठीक है, देखिए द्विकाजी गाय जो है ये तक में पाई जाती है। हरियाणा गाय की जो प्रजाति है, भारवाही जो नस्ल है गाय की, वो हरियाणा में जो है पाई जाती है, हरियाणा के रोहतक में ही। ठीक है, इसके अलावा थारपारकर होगी, नागौरी होगी, ये गाय की प्रजाति बताई गई है। कांकरेज सबसे भारी नस्ल, याद रखिएगा। सबसे अधिक गायें सिरसा में और फिर हिसार में पाई जाती हैं। भारत की पहली गौशाला वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है एचएससी में, तो भारत की जो पहली गौशाला थी, या हरियाणा की भी अगर आपसे पहली गौशाला पूछी जाती है तो ये रेवाड़ी में ओपन हुई थी 24 दिसंबर 1878 को। ठीक है, और गौशाला की नींव किस किसने रखी थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा युधिष्ठिर थे उस वक्त, मतलब रेवाड़ी के राजा थे युधिष्ठिर, उन्होंने जो है मिलकर गौशाला की नींव रखी थी। कब, 1878 में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद है हरियाणा का पहला हाईटेक मसाज पार्लर, ये कहां पर खोला जा रहा है, तो ये हिसार में लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये गाय के लिए आई थिंक हाईटेक जो मसाज पार्लर है ये हिसार में गायों के लिए या आई थिंक पशुओं के लिए जो है खोला जा रहा है। ठीक है, गो हत्या कानून जो था ये कब पास किया गया था, गो हत्या कानून भी जो है हरियाणा में पास किया जा चुका है, तो इसका नाम जो है वो है गो संरक्षण एवं संवर्धन बिल। इसमें 10 साल तक सजा मिलेगी और 1 लाख का जो जुर्माना जो है लगाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक गौशाला अगर पूछी जाए, क्योंकि गाय सिरसा में सबसे ज्यादा है तो गौशाला भी सबसे ज्यादा कहां पर है, सिरसा में ही है। इसके अलावा सिरसा में बकरी, गाय, ऊंट ये भी सबसे ज्यादा अगर पूछे जाते हैं तो सिरसा में। अगर भारत की बात करें तो ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, और राजस्थान के आसपास कौन सा एरिया लगता है, सिरसा। तो सिरसा में ही, हरियाणा में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ऊंट तो सिरसा में जो है सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। इसके अलावा कपास, गेहूं अगर पूछा जाए तो ये भी सबसे अधिक सिरसा में ही पाए जाते हैं। तो सारे रट लीजिएगा, बकरी, गाय, ऊंट, कपास, गेहूं सबसे अधिक सिरसा में पाए जाते हैं। सबसे अधिक गौशाला सिरसा में पाई जाती हैं। ऊंट प्रजनन केंद्र, अब जब ऊंट सबसे ज्यादा सिरसा में है तो प्रजनन केंद्र भी वहीं पर मिलेगा, सिरसा में। गरीब की गाय किसको कहा जाता है, बकरी को कहा जाता है, और गरीब की सेब किसको कहा जाता है, अमरूद को कहा जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि एचएससी पूछता है, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, हरियाणा में सबसे कम पशु कौन से हैं, तो हाथी और घोड़ी जो है सबसे कम हरियाणा में। हाथी कितने हैं, 5 ही हैं, 4 यमुनानगर में और 1 कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, हरियाणा में सबसे अधिक पशु कौन से हैं, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है। और सबसे कुल गौशाला अगर पूछी जाए तो 615 है, लेकिन रजिस्टर्ड कितनी है गौशाला हरियाणा में, 546 है। ओके, जीडीपी में योगदान जो हरियाणा का पशुधन का कितना है, 5% का योगदान है। पशु विज्ञान केंद्र पूछा जाता है तो कैथल में है पशु विज्ञान केंद्र। पालतू पशुओं का अस्पताल पूछा जाए तो ये पंचकुला में है। और सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला अगर भारत की बात की जाए तो सोनपुर बिहार में जो है सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। और बात आती है हरियाणा की, कि हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है, तो ये जहाजगढ़ झज्जर में लगता है। और जहाजगढ़ को किसने बसाया था, जॉर्ज थॉमस ने बचाया था। और राजधानी कौन सी बसाई थी जॉर्ज थॉमस ने, हांसी को। राजधानी किसको बनाया था, हांसी को। एक क्वेश्चन आता है, हांसी को राजधानी किसने बनाया था, तो जॉर्ज थॉमस ने बनाया था। ठीक है, और हरियाणा का सोनपुर जहाजगढ़ को क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है भारत का, ऐसे ही हरियाणा में कहां पर लगता है, जहाजगढ़ में। तो इसीलिए हरियाणा के जहाजगढ़ को हरियाणा का सोनपुर कहा जाता है। ठीक है, गधे और खच्चर का मेला पूछा जाए तो खच्चर झज्जर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये हमने पशुगणना में पढ़ लिया था। तो झज्जर में ही जो है गधे और खच्चर का मेला लगता है। ऊंटों का मेला जो है ये बराड़ू भिवानी में लगता है। ऊंट सबसे ज्यादा बेशक सिरसा में है, लेकिन ऊंटों का मेला भिवानी में लगता है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अभी क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है, ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक पशु जो हैं ये किस उसमें पाए जाते हैं, किस देश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो पशु हैं ये पाए जाते हैं कहां पर, भारत में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब जो हमने पढ़ा है उसको आप देखिएगा कि आप क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। अगला है, भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना पाया जाता है, तो पशुधन संख्या का जो है लगभग 1/5 जो है ये भारत में पाया जाता है। विश्व की कुल पशु संख्या का कितने प्रतिशत गाय भैंस भारत में पाई जाती हैं, तो 20%। ठीक है,
19-20 इतना याद रखिए। विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? कुल गोधन का हिस्सा पूछा जाए तो 16% गोधन का हिस्सा भारत में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पशुधन अगर आप अभी जो गणना हुई थी उसके अनुसार भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, फिर राजस्थान में, और उसके बाद महाराष्ट्र में, नहीं सॉरी एमपी में। देखिए याद रखिएगा, यूपी में कितनी है गन्ना के अनुसार बता रही हूं मैं, अभी जो 2019 में हुई थी 67.8 मिलियन सबसे ज्यादा पशुधन। उसके बाद राजस्थान में पाई जाती है 56.8 मिलियन और एमपी में पाई जाती है 40.6 मिलियन। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं? तो ये हमने पढ़ा था अभी कि टी कप काऊ के नाम से जो है किसको जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत जो है सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो 27 नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो साहिवाल जो है ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। अगला है, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? तो ये तो गाय की नस्ल है थारपारकर, और कैसी है थारपारकर? द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, कैसी है? द्विकाजी नस्ल है, किसकी? गाय की। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, सुजाता किस पशु की प्रजाति है? सुजाता की अगर हम बात करें तो सुजाता ये गाय की ही प्रजाति है। ठीक है, सुरती गाय भारत में कहां पर पाई जाती है? तो सूरत कहां पर है? सूरत है राजस्थान, सॉरी गुजरात में। तो गुजरात में ही जो है ये पाई जाती है। तो सुरती गाय भारत में कहां पर पाली जाती है? गुजरात में पाली जाती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे गुजरात सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, लाल सिंधी है। लाल सिंधी किसकी प्रजाति है? तो लाल सिंधी गाय की प्रजाति है, और कैसी? दुधारू गाय है ये। दुधारू में कौन कौन सी थी? सिंधी, गिरी, देवनी और साहिवाल। सारे पॉइंट्स जो है दोबारा रिपीट करते चलेंगे ताकि याद रहे आपको। हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहां माना जाता है? तो हल्लीकर गाय जो है ये मैसूर माना जाता है। ठीक है, और हल्लीकर किस नस्ल की गाय है? ये है भारवाही नस्ल। हल्लीकर, खिल्लारी दोनों ही कैसी हैं? भारवाही नस्ल है। थारपारकर प्रजाति कहां पर पाई जाती है? प्रजाति की बात हो रही है। थारपारकर जो नस्ल है ये कहां पर पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी है? तो गाय की जो नस्ल जो सबसे ज्यादा दूध देती है वो है साहिवाल। सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? ओके, विदेशी नस्ल की तो वो है कांकरेज। कांकरेज कैसी है? देसी नस्ल है, और किस तरीके की है कांकरेज? द्विकाजी नस्ल है। और सबसे अच्छी अगर द्विकाजी नस्ल देखी जाए तो वो भी कौन सी है? कांकरेज ही है। बाकी ब्राउन स्विस, होल्स्टीन, जर्सी तीनों ही कहाँ की हैं? विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, ओके। ब्राउन स्विस आपको पता है स्विट्जरलैंड हो जाएगा, होल्स्टीन का हॉलैंड हो जाएगा, जर्सी का इंग्लैंड हो जाएगा उत्पत्ति स्थल, ये भी याद रखिए। गर्नसी गाय का मूल स्थान, गर्नसी द्वीप कहां पर? फ्रांस में। इंग्लैंड से कौन सी पढ़ी अभी हमने? इंग्लैंड से हो जाएगी जर्सी, हॉलैंड से होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है? सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन किसका होता है? होल्स्टाइन फ्रीजियन का होता है। ओके, तो होल्स्टाइन हो जाएगा। भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? तो वो की गई है करण फ्रीज या करण स्विस। ओके, वैसे दोनों ही की गई हैं, करण फ्रीज हो जाएगा। वैसे दोनों ही जो हैं भारत में की गई हैं, करनाल में दोनों को ही, करण स्विस और करण फ्रीज को। ठीक है, तो दोनों ही होने चाहिए यहाँ पर। गर्नसी और जर्सी अलग हो जाएंगे। गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती हैं? ऋतुमयी बताना है कितने दिनों बाद जो है होती हैं? तो 21 दिन बाद होती हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दुधारू गाय की पहचान क्या होती है? आयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो इनमें से सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा भैंसें जो है भारत में ही पाई जाती हैं, और भैंसों का जो उत्पत्ति स्थल है वो भारत को ही माना जाता है। विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो 57% जो है ये भारत में ही पाली जाती हैं भैंसें। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं? तो सर्वाधिक भैंसें जो हैं ये उत्तर प्रदेश में ही पाली जाती हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट।
अब देखिए बता देती हूँ मैं एक बार, फिर से रिवाइज हो जाएगा। जो सर्वाधिक वो है पशुओं की संख्या, वो पढ़ लेते हैं गणना के अनुसार, पशु गणना जो हुई थी 2019 में, उसके अनुसार देखिए सर्वाधिक भैंसें अगर पूछी जाती है तो यूपी सही है। अगर आपसे पूछी जाए सर्वाधिक गायें कहाँ पर पाई जाती है, तो ये वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। गणना के अनुसार, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा गायें पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी गुजरात वगैरह में कुछ नहीं होता। भेड़ और बकरी अगर आपसे पूछा जाता है तो भेड़ जो है ये तेलंगाना में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और बकरी और ऊंट ये राजस्थान में पाए जाते हैं, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी है जो भैंस की नस्ल नहीं है। यहाँ पे देखिए सुरती, ये भैंस की नस्ल है सूरत में। मुर्रा भी है, ठीक है, नीली रावी भी होती है। मेवाती नहीं होती, क्योंकि मेवाती जो है ये द्विकाजी नस्ल है, किसकी, गाय की। ठीक है, द्विकाजी नस्ल है गाय की, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो भैंस की नस्ल नहीं है। मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है, तो मुर्रा भैंस में क्या होते हैं, छल्लेदार सींग होते हैं। ठीक है, बताया था ना वो जलेबी की तरह होते हैं सींग, तो वही होता है, अगर लक्षण पूछा जाता है तो छल्लेदार सींग। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो ये हमने पढ़ा था 7.5 समथिंग, तो मैंने बताया था आपको 7%, तो आप याद रखिए ही, उसके आसपास क्या लगा दीजिएगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए 7.5 नहीं है, ना ही 6.8 समथिंग है, क्योंकि 6% भी बहुत जगह पे है, तो बट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.2% हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है, तो भदावरी में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 13% पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला देखिए, भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, तो अभी पढ़ा हमने भदावरी है, कितनी, 13%। मेहसाणा में 6% पाई जाती है। ठीक है, जाफराबादी में 8% तक पाई जाती है। मेहसाणा का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, गुजरात है, गुजरात है। ठीक है, और भदावरी का कौन सा है, यूपी है। चलिए, निम्न में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। सबसे अधिक दूध की बात हो रही है, तो वो कौन सी है, मुर्रा है। ओके, नहीं, एक ही मिनट, औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल, तो औसत दूध देने वाली भैंस यहाँ पे मुर्रा ही होनी चाहिए, कि मुर्रा जो है प्रति ब्यांत कितना देती है, 2000 से 2500 किलो जो है देती है, यानी कि 300 दिन में, 300 दिन होता है ना, क्योंकि भैंस का जो ब्यांत की जो अवधि होती है वो 300 दिन होती है। और अगर मैं बात करूँ जाफराबादी की, तो जाफराबादी जो है ये 1400 तक देती है, 1400 किलोग्राम दूध उत्पादन होता है जाफराबादी में, सॉरी। और भदावरी में कितना होता है, प्रति ब्यात जो है 1100 किलो देती है। ये सिर्फ ये कम देती है, लेकिन इसमें वसा ज़्यादा होती है। वसा इसमें कितनी होती है, ज़्यादा होती है, 13% तक इसमें वसा पाई जाती है। ठीक है, और नागपुरी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का नागपुरी जो है इसका वो माना जाता है, और इसके दूध में जो है 7% तक वसा जो है पाई जाती है, और प्रति ब्यात जो देती है ये दूध वो 1200 किलोग्राम तक देती है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ इसमें याद रखिए। तो यहाँ पे मुर्रा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, गरीब की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, तो गरीब की गाय किसको कहा जाता है, बकरी को कहा जाता है, गरीबों की गाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस देश में बकरियों की संख्या जो है सबसे अधिक है। एक मिनट, ये बकरी के क्वेश्चन करने से पहले जो है बकरियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और बकरियों की जो संख्या सबसे अधिक है वो कहाँ पर है, भारत में ही है। चलिए देखिए, पढ़ लेते हैं बकरी के बारे में पहले, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, कैप्रा हिरकस है। पूछा जा सकता है वैज्ञानिक नाम, तो कैप्रा हिरकस हो जाएगा। बकरी को गरीबों की गाय भी जो है कहा जाता है। बकरी जो है सभी प्रकार की जलवायु एवं परिस्थितियों अपने को अनुकूलित कर लेने वाली बहुउपयोगी पशु है। विश्व में बकरियों की संख्या के हिसाब से भारत का अफ्रीका के पश्चात दूसरा स्थान है। अगर अफ्रीका ऑप्शन में है तो अफ्रीका करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज भारत जो है सही रहेगा। ठीक है, भारत में जो है विश्व की बकरियों की 20% जनसंख्या जो है पाई जाती है। ओके, भारत में बकरियों की लगभग 21 नस्लें पाई जाती है, और 50% से अधिक बकरियां जो है ये बिहार, झारखंड, राजस्थान और यूपी में पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा इधर वाले एरिया में। हमने पढ़ा भी जो सबसे अधिक बकरियां हैं गणना के अनुसार, पशु गणना के अनुसार 2019 में, ये कौन से जिले में पाई जाती है सबसे ज्यादा, कौन से राज्य में, सॉरी राजस्थान में पाई जाती है। बकरी का दूध सुपाच्य होता है, क्योंकि इनके दूध में वसा के कण जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। बकरी के मांस को किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो चेवन के नाम से इसको जाना जाता है। और बकरी का गर्भ काल जो होता है ये 150 दिनों का होता है, 150 डेज का होता है। ठीक है,
ओके देखिए, भारत का लगभग 4% दूध का उत्पादन जो है ये बकरी से ही प्राप्त होता है। अगर इसकी देशी नस्लों की बात करें तो जमुनापुरी, बर्बरी, मालाबारी, मकराना, सुरती, ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी, चेंगू, अंगोरा, ये सब जो है बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। और बर्बरी जो है ये भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। देखिए याद पूछा जा सकता है सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, तो बर्बरी जो है ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है। और बकरी के चमड़े के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, ये भी चीज याद रखिएगा। फिर बात आती है भेड़ की, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। इसका क्या था, कैप्रा हिरेकस। भेड़ का क्या है, ओविस एरीज। और भारत में भेड़ को पालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है, ऊन उत्पादन के साथ साथ मांस उत्पादन भी है। और विश्व में भेड़ों की लगभग 200 नस्लें पाई जाती है, लेकिन भारत में भेड़ों की 26 नस्लें पाई जाती है। बकरी की कितनी थी, 21 थी, और भेड़ की कितनी, 26 नस्लें। ठीक है, लोही नस्ल की भेड़ ऊन, दूध एवं मांस तीनों उद्देश्यों के लिए पाली जाती है। वेट देखिए आगे, देखिए अब पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल की भेड़ है जिससे ऊन, दूध और मांस तीनों जो है मतलब तीनों उद्देश्यों के लिए पाली जाती, तो वो है लोही नस्ल की भेड़। और ये संसार की सबसे लंबे कानों वाली भेड़ है। अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पॉइंट छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और भी देखते। देखिए बकरी की नस्लें भारत में जो है उनको अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। कुछ दुधारू नस्लें हैं, कुछ ऐसी है जो सिर्फ ऊन के लिए यूज की जाती है और कुछ खाल के लिए यूज की जाती है। जैसे दुधारू में अगर हम बात करें तो जमुनापुरी, बीटल, ओसामावादी, झकराना, बाराबरी और सुरती, ये दुधारू की जो है नस्ल की बकरियां हैं। मांस में अगर हम बात करें तो सिरोही, ब्लैक बंगाल, ओसामावादी और गंजाम, ये मांस के लिए पाली जाती हैं। ओके, और ऊन के लिए पश्मीना और चेंगू, ये जो बकरियां होती है इनसे क्या बनती है, ऊन बनती है। और खाल के लिए ब्लैक बंगाल और मालावरी। ठीक है, ब्लैक बंगाल और मालावरी। तो यहाँ पे देखिए इसको दिखाया भी गया है। ओके, यही है। अगर कोई रह गई होगी तो दूध और मांस के लिए जखराना हो गई, बीटल हो गई, जमुनापुरी, बाराबरी और सुरती। मांस के लिए ब्लैक फंगल, जालावादी, मालाबारी और सिरोही होगी। ऊन के लिए गद्दी भी याद रखिए, मारवाड़ी होगी, चांगथांगी होगी। अंगोरा विदेशी याद रखिए, ये बकरी योगी ही है। अंगोरा, अल्पाइन, टोगनवर्ग, सोनल, आंग्लो न्यूबियन। तो मतलब बहुत सारी जो है इसमें आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी बकरी की नस्लें हैं। ठीक है, आप एक आगे देखिए, जमुनापुरी जो है ये आकार में सबसे बड़ी और द्विकाजी नस्ल की बकरी है और ये मुख्यतः दूध उत्पादन हेतु पाली जाती है। आकार में सबसे बड़ी अगर पूछी जाती है तो जमुनापारी हो जाएगी। ओके, और सोजत की अगर हम बात करें तो सिरोही और जमुनावारी के बीच मध्य क्रॉस के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है, सोजत को। सो से सिरोही और जत से जमुनापारी याद रखिए। और ये मांस देने वाली नस्ल है सोजत। पश्मीना जो है ये कश्मीर में पाई जाती है और बकरी के ऊन हेतु विश्व प्रसिद्ध प्रजाति है पश्मीना। द्विकाजी नस्ल में अगर हम बात करें तो सिरोही, मेहसाणा, मालावरी, झालावाड़ी और सुरती, ये द्विकाजी नस्लें हैं। ठीक है, विदेश में अगर हम देखें बकरी तो सानीन बकरी है जिसका उत्पत्ति स्थल जो है स्विट्जरलैंड है। और विश्व की दूध की रानी अगर पूछा जाए तो ये सानीन बकरी को ही कहा जाता है। मोहेयर ऊन हेतु, ये क्वेश्चन आता है, मोहेयर ऊन हेतु कौन सी बकरी प्रसिद्ध है, तो अंगोरा बकरी जो है मध्य एशिया में ये प्रसिद्ध है। यह ओके, उसके बाद है एंग्लो नूबियन, इंग्लैंड में पाई जाती है। ये दूध और मांस हेतु पाली जाती है और बकरी जगत में इसको जर्सी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत से आयातित जमुनापुरी एवं जरैबी के मध्य क्रॉस द्वारा ये विकसित है। तो जर्सी देखिए उसकी गाय की भी नस्ल होती है विदेशी, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि जो मतलब किस बकरी को जो है जर्सी कहा जाता है, जर्सी के नाम से जाना जाता है, तो एंग्लो नूबियन को। ठीक है, और ये जमुनापुरी और जरैबी इनके बीच के संकर द्वारा जो है ये पैदा की गई है एंग्लो नूबियन। बलूची जो है ये मांस हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। और नूरी जो है ये विश्व की प्रथम पश्मीना बकरी की क्लोन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि विश्व की पहली पश्मीना बकरी का क्लोन कौन सा था, तो नूरी जो था बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। फिर भेड़ की नस्लों की हम बात कर रहे हैं तो दूध हेतु हमने पढ़ा कि दूध, ऊन, मांस तीनों के लिए जो है कौन सी बकरी यूज की जाती है, लोही। ओके, इसके अलावा दूध हेतु देखिए नुरेज और कुका, ये भी जो है भेड़ की नस्लें हैं। ऊन हेतु देखिए बीकानेरी होगी, दक्कनी होगी, बाकरवाड़ होगी, चोकला होगी, मारवाड़ी होगी, ये ऊन हेतु जो है भारतीय भेड़ों की नस्लें हैं। मांस हेतु देखेंगे आप जालोनी है, सावादी है, हसन है, वजीरा है, नीलोर है। अब बात मतलब कुछ बच्चों का आगे कि नहीं याद कैसे किया जाए, इंपॉर्टेंट करवा दीजिए। तो देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी उठा के पूछ सकता है HSC। ठीक है,
सिर्फ कुछ चीज़ों को मत पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप जो है लिख के जो है इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए कि मास हेतु एक बार पढ़ लीजिए, ऊन हेतु पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो एक्सक्यूज कोई नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए ऊन हेतु अगर आपसे पूछा जाए तो मागरा हो गई, कालीन के ऊन हेतु है ये, चोकला हो गई, मालपुरा हो गई, मारवाड़ी होगी और गद्दी हो गई। ये भारतीय भेड़ों की नस्लें दी गई हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेशी भेड़ों की, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोही है, याद रखिएगा, ठीक है। विदेशी भेड़ में देखिए बलूची आ गई। बलूची जो है ये दूध हेतु जो है ये नस्ल होती है। ऊन के लिए मेरिनो, रेम्बुले, लीसिस्टर होती है। और बांस हेतु देखिए हैम्पशायर, डारसेट, ऑक्सफोर्ड और साउथ डाउन ये होती हैं। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाए तो ये अविकानगर, टोंक, राजस्थान में है, ठीक है, अविकानगर में। अगला देखिए भेड़ की अन्य नस्लें। देखिए भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए अगर पूछा जाता है तो लोही है। द्विकाजी नस्लें कौन सी हैं? लोही और कच्छी है। सबसे महीन कालीन ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो चोकला जो भेड़ की नस्ल है उससे। और सबसे बड़ी मांस प्रदान करने वाली नस्ल कौन सी है भारत में? मांडिया है। ये भारत की है, लोही, चोकला, मांडिया। ओके। विदेश में अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक ऊन किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है? तो मेरिनो से। सबसे लंबी ऊन जो होती है ये लिसेस्टर की होती है। और कहां पर इसका उत्पत्ति स्थल? इंग्लैंड। मेरिनो और रेम्बुले नस्ल अत्यंत महीन ऊन का उत्पादन जो है करती हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? ओके, गरीबों की गाय तो किसको कहते हैं? बकरी को कहा जाता है। किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? तो पाकिस्तान, भारत, कांगो और इजराइल दिया है। तो कहां पर हो जाएगी? भारत में हो जाएगी, अफ्रीका के बाद। ओके, नेक्स्ट है भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो अभी की गणना के अनुसार अगर हम देखें तो बकरियां जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में। इसके अलावा ऊंट जो है ये भी राजस्थान में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है भैंसें सबसे ज्यादा पाई जाती है। गाय पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी बकरी है जो अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है बर्बरी। बर्बरी जो है सबसे अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। अगला है एग्लो-नूबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहां पर है? ये पूछा है। एग्लो-नूबियन जिसको जर्सी भी कहा जाता है तो ये है ब्रिटेन में, ठीक है। इसी को जो था जर्सी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो एंग्लो-नूबियन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ब्रिटेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो ये सानीन बकरी को कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा भी था कि विश्व की जो दूध की रानी किसको कहा जाता है? सानीन बकरी को जो है कहा जाता है विश्व की दूध की रानी, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके उत्पत्ति की तो कहां पर हुई है? स्विट्जरलैंड में हुई है। मतलब वहां पर जो है ये नस्ल जो है पाई जाती है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला है शहरी बकरी के नाम से कौन सी जानी जाती है? शहरी बकरी यानी कि सिटी गोट के नाम से जाना जाता है बर्बरी को। और सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के लिए भी किसको? बर्बरी को। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर बर्बरी नहीं है, थारपारकर है। थारपारकर तो बकरी की होती ही नहीं है। फिर बची पश्मीना, ये भी ऊन के लिए यूज की जाती है। मेरिनो भी नहीं, कौन सी हो जाएगी? मेरिनो मांस के लिए होती है। और तो जमुना परी बची, तो राइट आंसर जमुना पारी हो जाएगा, ठीक है। मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त की जाती है। यह किसकी नस्ल है? तो अभी हमने पढ़ा था मोहेर जो है ऊन अंगोरा नस्ल से, तो ये बकरी की नस्ल होती है, ठीक है। किसकी नस्ल है? बकरी की। और पूछा जाए अगर कहां पर जो है ये प्रसिद्ध है तो मध्य एशिया में, ठीक है, मध्य एशिया याद रखिएगा। चलिए अगला है सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सबसे अच्छा ऊन बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे अच्छा ऊन जो है ये प्राप्त किया जाता है याक से, ठीक है, नहीं सॉरी बकरी से, याक नहीं बकरी से, ठीक है, बकरी से प्राप्त किया जाता है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो पश्मीना बकरी है। पश्मीना क्या है? बकरी। गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में क्या सत्य है? देखिए इसमें क्या होता है, गाय के दूध में की तुलना में पूछा है तो बकरी के दूध में क्या होता है? लो लवण जो होते हैं वो अधिक होते हैं। लो लवण अधिक होते हैं गाय की तुलना में। बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो वसा होती है वो छोटे छोटे कणों में होती हैं, तो वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। किसके मांस को चेवन के नाम से जाना जाता है? तो बकरी के मांस को चेवन के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो भेड़ हैं ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में,
ठीक है, सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। फिर है विश्व की कुल भेड़ों का कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है, तो 5% है जो कि भारत में पाया जाता है विश्व की कुल भेड़ों का। सर्वाधिक भेड़ें अगर पूछी जाएं तो अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो तमिलनाडु में जो है सबसे ज्यादा भेड़ें जो है पाई जाती हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन है जो भेड़ की प्रजाति इनमें से नहीं है, तो गुरेज, भादरवा और करना है। मेवाती जो है ये किसकी है, गाय की प्रजाति है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोरीडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है, कोरीडेल, तो कोरीडेल जो है ये हो जाएगी किसकी, भेड़ की। ठीक है, भेड़ की जो है ये नस्ल है कोरीडेल। चलिए देखिए आगे, निम्न में से कौन है जो इनमें से विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है, विदेशी भेड़ की नहीं है। देखिए हिजारडेल है, साउथ डाउन दिया है, रेम्बुलेंट दिया और लिंकन दिया है। तो रेम्बुले भी है, हिजारडेल, एक मिनट, जो विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है वो है हिसारडेल। साउथ डाउन, रेम्बुलेंट और लिंकन जो है ये विदेशी भेड़ की नस्ल है। मेरिनो किसकी प्रजाति है, मेरिनो, मेरिनो जो है ये विदेशी भेड़ की नस्ल है, मेरिनो विदेशी भेड़। कौन कौन सी और है, रेम्बुले है, लिसिस्टर है, हैम्पशायर है, डार्सेट है, ऑक्सफोर्ड, साउथ डाउन, ब्लूची, ये सारी विदेशी भेड़ की नस्लें हैं। ठीक है, मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान पूछा है, तो मेरिनो जो है सबसे ज्यादा ऊन जो है जिससे प्राप्त किया जाता है वो कौन सी है, मेरिनो नस्ल की है। ओके सॉरी, मैंने एक जगह पर मांस के लिए बोला था कि मेरिनो मांस के लिए, आई थिंक सबसे बढ़िया मांस अगर पूछी जाए तो वो मांडिया का है। ठीक है, मांडिया का। मेरिनो जो है ये सबसे ज्यादा ऊन के लिए जानी जाती है और ये इसका जो उत्पत्ति स्थान है, मतलब कहां पर ये पाई जाती है, तो ये स्पेन में पाई जाती है। ठीक है, मांडिया जो है ये सबसे बढ़िया मांस प्रदान करने वाली नस्ल है भारत में। आगे है लिंकन नस्ल की जो भेड़ें हैं इनका मूल स्थान कहां पर है, लिंकन, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, अगला है पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहां पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो मेरिनो है, स्पेन है जो इसका मूल स्थान। ठीक है, भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल है जो सबसे अच्छी मानी जाती है, तो वो मानी जाती है जैसलमेरी, जैसलमेरी। ठीक है, भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है, तो वो होता है सर्दी के बाद। ठीक है, ओके चलिए अन्य पशुओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे है सूअर, सूअर जो है ये सूस वर्ग का जानवर है और ये स्वतंत्र रूप से जंगलों में पाया जाता है और विभिन्न उद्देश्य हेतु इनको पाला जाता है। सूअर में अगर भारत में अगर इसकी नस्ल देखेंगे तो घुंघरू, घुंघरू का जो ये गृह क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल है। डूम भी जो है ये सूअर की नस्ल है जो असम में पाई जाती है। जोवाक जो है ये मिजोरम में, नियांग मेघा मेघालय में, टेनई वो नागालैंड में और अंगोड़ा गोवन गोवा में, ये जो है इसकी भारत में प्रमुख नस्लें हैं। विदेश में अगर आप देखेंगे तो टॉमवर्थ है, टैमवर्थ इंग्लैंड में पाई जाती है और ये सबसे अच्छी किस्म का मांस जो है इसी का होता है। सफेद यॉर्कशायर ये भी इंग्लैंड में मांस और अधिक बच्चा देने हेतु जो है ये प्रसिद्ध है। और अन्य विदेशी नस्लें सफेद यॉर्कशायर, वर्कशायर, हैम्पशायर, चेस्टर वाइट, ये सारी जो है सूअर की नस्लें हैं। ठीक है, और अगर हरियाणा में पूछा जाए कि हरियाणा में सूअर सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, तो सोनीपत में पाए जाते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। फिर बात आती है मुर्गियों की नस्लों की, तो एशियाई नस्लें हैं जिसमें असील, ब्रह्मा, लेगसान, कोचीन जो है ये नस्लें हैं। अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल जो है वो मिनोरका और व्हाइट लेग हरण है। मांस उत्पादन करने वाली नस्ल कोचीन और न्यू हैम्पशायर है। मनोरंजक नस्लें असील है जो कि मुर्गी की लड़ाई हेतु यूज की जाती है। ठीक है, मनोरंजक नस्ल पूछा जा सकता है तो असील है। देखिए आगे, मुर्गी के अंडे का जो खोल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और लेग हरण जो है ये संसार में सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है। ठीक है, मुर्गियों में जो है रोग कौन कौन से होते हैं, ये रानीखेत पूछा भी गया था कि किस में होता है, किस कारण होता है ये, तो ये वायरस के कारण होता है रानीखेत, ये मुर्गियों में होता है। पुलोरम जो है ये जीवाणु के कारण होता है। और बर्ड फ्लू जो है ये पक्षियों में, विशेषकर मुर्गियों में वायरस के कारण जो है बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, फाउल पॉक्स जो है वायरस द्वारा होता है और ये मुर्गी और टर्की वगैरह पक्षियों में जो है ये होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। मत्स्य पालन की अगर हम बात करें, पीसी कल्चर या फिश फार्मिंग जिसको बोला जाता है, इसमें मछलियों के प्रजनन पालन और प्रत्यारोपण किया कहा जाता है, इसको मत्स्य पालन कहते हैं। ओके, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, देखिए सामान्यतः भोजन हेतु मछलियों को बड़े टैंक या बाड़े में जो है व्यावसायिक रूप से विकसित करना जो है इसमें शामिल है। और इसमें ताजे और समुद्री जल दोनों में जो है किया जा रहा है। समुद्री मछलियां देखिए,
वेलापवर्ती मछलियां खुले समुद्री सतह पर पाई जाने वाली मैक्रेल, ट्यूना, साराइडिन और हेरिंग समन है। और सागर नितल पर पाई जाने वाली हेलोबोट और कोड है। ताजे जल की जो मछलियां हैं सरफेस फीडर पर पाई जाती है कतला, कॉलम फीडर पर रोहू और बॉटम फीडर पर मृगला जो है मछलियां पाई जाती है ताजे जल में। ठीक है, मछली जो है सबसे सस्ती और आसानी से पाचन योग्य जंतु प्रोटीन मानी जाती है। भारत में पाई जाने वाली मीठे जल की जो प्रमुख मछलियां हैं वो रोहू, कतला, लांची, मांगुर, मृगला और सिंधी हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे स्वादिष्ट मछली जिसे टापरा या रुई के नाम से जाना जाता है वो कौन सी है? रोहू है। कतला जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित की जाने वाली मछली जो बहुत तेजी से वृद्धि करती है। लांची एक सल्क विहीन मछली है जो अत्यधिक मत्स्य के कारण IUCN के रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड में जो है शामिल है। मृगला जो है नदियों के तेज बहाव में अंडे देने वाली मछली है और इसकी वन्य जनसंख्या सिर्फ कावेरी नदी में पाए जाने के कारण इसे IUCN द्वारा वनरेबल का दर्जा जो है मिला है। ठीक है, मागुर वायु में श्वसन करने वाली ताजे जल की कैटफिश है जो भारत में पाई जाती है और यह IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में वर्गीकृत है। ठीक है, वनरेबल का दर्जा किसको मिला है? मृगला को। और इंडेंजर्ड में कौन शामिल है? मागुर। पूरे विश्व में झींगा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? भारत में होता है और यहां से झींगा का निर्यात भी जो है होता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? ओके, एक और चीज याद रखिए, अंडे उत्पादन में अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व में अग्रणी स्थान किसका है तो USA का है अंडे उत्पादन में। और अगर पूछा जाए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है अंडे उत्पादन में तो भारत का 5वां। USA है पहले नंबर पर और भारत है 5वें नंबर पर। फिर आता है क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, लेग हॉर्न का मूल स्थान कौन सा है तो इटली जो है ये लेग हॉर्न का मूल स्थान है। टर्की किसकी नस्ल है तो टर्की जो है ये मुर्गी की ही नस्ल है। ठीक है, अशील मुर्गे का मूल स्थान कहां पर माना जाता है तो ये माना जाता है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। वेट है तो दोनों ही जो है इसमें सही हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही। ठीक है, और इसका जो यूज़ है वो मुर्गे जो लड़ाने के लिए है या मनोरंजन के लिए जो इसका यूज़ किया जाता था। तो देखिए क्वेश्चन यही है, प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी तो लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे का सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानते थे तो असील जो है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है तो वो है ओरीपिंगटन। ये जो है मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल मानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? अगर ये पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा लेगहान के। ठीक है, मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है तो 55 ग्राम होता है मुर्गी के अंडे का औसत भार। मुर्गी के अंडे में योक और सफ़ेदी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है तो ये हो जाएगी योक और सफ़ेदी। योक और सफ़ेदी की जो होती है योक की 32 और सफ़ेदी की 57 तो 32 और 57 हो जाएगी। ठीक है, अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? अंडपीत में तो राइट आंसर हो जाएगा अंडपीत में जो है सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है वसा, फैट। ठीक है, अंडे के एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है तो एल्ब्यूमिन में खनिज लवण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है तो अंड कवच के लिए आवश्यक है। अंड कवच के विकास के लिए जो है खनिज पदार्थों का होना आवश्यक है। अंडा उत्पादन में कौन सा तत्व जो है उपयोगी है ये पूछा जाए तो कैल्शियम उपयोगी है। ठीक है, अगला है, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है तो एक बार ऊंट को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ऊंट जो है ये कैमेलियस वंश का जंतु है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। भारत में ऊंटों की संख्या जो है ये लगभग कितनी है 12 लाख है ऊंटों की संख्या। और भारत में सर्वाधिक संख्या में ऊंट राजस्थान में मिलते हैं। इसके बाद हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं। ऊंट की जीवन अवधि पूछी जाए तो वो 40 वर्ष से अधिक होती है। गर्भावधि 365 से 400 दिन की होती है। और ऊंट की 2 प्रमुख प्रजातियां होती है, ड्रोमेडरी ऊंट और बैक्टीरियन ऊंट। कैम्योलिस जो है जो ड्रोमेडरी ऊंट होता है इसमें कुबड़ होता है और कैम्योलिस बैक्टीरियन में जो होते हैं इसमें 2 कुबड़ होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊंट की प्रजाति ड्रोमेडरी ऊंट है उसमें 1 कुबड़ होता है और बैक्टीरियन ऊंट में 2 कुबड़ होते हैं। ऊंट एक दिन में 100 किलोमीटर का सफर जो है तय कर सकता है और एक ये जो होता है एक स्थिर तापी जो है प्राणी है।
ठीक है। फिर बात आती है मधुमक्खी की। तो मधुमक्खियों को पालने और उनसे शहद और मोम प्राप्त करने का ज्ञान मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर इसको बोला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति छत्ता 25 से 30 किलोग्राम जो है शहद निकलता है, जबकि भारत में प्रति छत्ता 5 किलोग्राम तक जो है शहद निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। एपिस को भारतीय मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो पाई जाती है मधुमक्खियां वो स्वभाव से शांत और सभ्य होती है, जिससे आसानी से पाली जा सकती हैं। शहद में क्या क्या पाया जाता है, देखिए कैरोटीन, जैंथोफिल, एंसोथाइनिन और टेनिन जैसे पादप रंग जो है इसमें पाए जाते हैं। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी होती है और 1 से 2,000 नर मधुमक्खी और 20 से 80,000 जो है श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। ठीक है, मधुमक्खी की अगर नस्लें देखें तो वो कौन कौन सी है, सारंग, मूंगा, खैरा और छोटी बुनगा। ये क्या है, मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मिक अमल जो है इसमें पाया जाता है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाता है। आगे जो है विभिन्न पशुओं का गर्भाधान काल दिया गया, जैसे गाय का है 280 दिन होता है, भैंस का 308 दिन होता है, भेड़ का 150 और बकरी का भी 150 दिन होता है, घोड़ी का 340 दिन होता है, कुतिया का 63 दिन होता है। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा किसका पढ़ा था, ऊंट का कितना होता है, 365 से 400 दिन होता है। तो ये चीजें इसमें याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन क्या होता है, कुक्कुट पालन देखिए कृषि किसानों की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इससे कम समय पर कम व्यय पर अधिक आय जो है प्राप्त की जा सकती है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी तो आती है, इसके अलावा टर्की, बत्तख, गीज, हंस, बटेर, कबूतर, इन सब का भी जो है पालन किया जाता है। आगे देखिए, कुक्कुट उद्योग में जो है 90% हिस्सा किसका है, मुर्गियों का ही है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है, गैलस डोमेस्टिकेस है। मुर्गी द्वारा अंडा देना लेइंग और अंडे से बच्चा निकलना हैचिंग कहलाता है। अंडा उत्पादन में विश्व के प्रथम 3 अग्रणी राष्ट्र हैं, अमेरिका, चीन और ब्राजील। और भारत कौन से नंबर पर था, 5वें नंबर पर था। ये भी याद रखिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है और भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी जो है कहा जाता है। भारत में प्रति वर्ष 78.48 अरब अंडों का जो है उत्पादन होता है। ये भी याद रखिएगा। बाकी हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे इससे रिलेटेड। आगे आती है पशुओं में आय निर्धारण किस तरीके से की जाती है। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने की 4 विधियां होती है। पशुओं की ऊपरी बनावट देखकर, खुर देखकर, सींग के छल्ले गिनकर और दांत गिनकर। पशुओं की आयु का सही निर्धारण सींग के छल्ले गिनकर या उनके दांत गिनकर जो है किया जाता है। पशुओं के सींग में पहला छल्ला 2 वर्ष की आयु में पड़ता है। ये मैंने आपको बताया, कहीं कहीं पर आपको 3 मिलेगा, कहीं पर 2 मिलेगा, तो वो ऑप्शन में आप चेक कर लीजिएगा कि किसके अकॉर्डिंग जो है दिया गया है। ओके, और फिर प्रति वर्ष छल्ला पड़ता जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इस प्रकार सींग पर पड़े छल्लों में, मतलब सींग पर जितने छल्ले हैं उसमें 2 जोड़कर जो है पशु की आयु ज्ञात की जाती है। 2 जोड़कर की जाती है, तो मतलब वही 3 वाली जो है इसमें कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अगर 3 है तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही बताया था मैंने भी आपको। फर्स्ट वाला आप 3 मान लीजिए, या जितने छल्ले हैं उसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग भी जो है सही निकल जाएगी। ठीक है, अब अगर जीवन काल पूछा जाए कि औसत जीवन काल कितना है, तो गाय का 16 वर्ष होता है, बकरी का 18 होता है, घोड़े का 62 वर्ष होता है, कुत्ते का 34 होता है, हाथी का 57 होता है, ऊंट का 30 वर्ष होता है और भैंस का 25 वर्ष होता है। तो सबसे कम किसका होता है, गाय का ही होता है। ठीक है, चलिए अभी इन क्वेश्चंस को करने से पहले ये वाले कर लेते हैं। वेट, ओके, हम यहाँ तक आ गए थे। कौन सा तत्व उपयोगी अंडा उत्पादन में, कैल्शियम। ऊंट अपने कुबड़ का जो उपयोग है वो किस कार्य के लिए करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा वसा के संग्रह के लिए जो है इसको करता है। क्योंकि जब ऊंट लंबी यात्रा करता है तो ऊंट को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। ओके, तो जो उसका कुबड़ होता है वही जो है उसको भोजन प्रदान करता है। तो वसा के संग्रह के लिए जो है ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग करता है। अगला देखिए, ओके, निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है। जल का संग्रह कौन करता है, तो वो भी ऊंट ही करता है। ठीक है, मछलियां किस वर्ग में आती हैं, तो मछलियां आती हैं पीसीज वर्ग में। ठीक है, सिल्वर कार्प किसकी किस्म है, सिल्वर कार्प ये मछली की किस्म है, सिल्वर कार्प। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये भी मत्स्य उत्पादन से ही संबंधित है, नीली क्रांति। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन जो है, पिंक रिवॉल्यूशन संबंधित है झींगा उत्पादन से। याद रखिएगा, नीली क्रांति पूछा जाए तो मत्स्य, और गुलाबी क्रांति पूछी जाए तो झींगा उत्पादन। भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा जो है स्थान है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग है जो समुद्र से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50%। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा है पश्चिम बंगाल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष के सभी राज्यों में से कौन एक भारतीय राज्य है जो सर्वाधिक मात्रा में श्रिम्प उत्पादन प्रति वर्ष करता है? तो वो है गुजरात। ठीक है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर जो है ये होता है मधुमक्खी पालन। ठीक है। भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो खैरा जो मक्खी है, खैरा जो नस्ल है उस मक्खी को जो है पाला जाता है शहद के लिए। भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितना शहद जो प्रतिवर्ष प्राप्त किया जाता है? तो 5 किलोग्राम प्राप्त किया जाता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तन से पहचानते हैं। ठीक है। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो एक ही होती है रानी मधुमक्खी। छोटी भुनगा का मूल स्थान क्या है? तो यूएसए जो है छोटी भुनगा का मूल स्थान है। ठीक। आगे है, शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो शहद में जल की जो मात्रा होती है वो होती है 17%। शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर पूछी जाए तो वो 78% होती है। 1 किलोग्राम शहद से औसत रूप से कितनी जो है ऊर्जा मिलती है? तो 3500 कैलोरी होती है, मतलब 3500 कैलोरी जो है मिलती है। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? तो पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे को कहा जाता है मधुमक्खी फ्लोरा। ठीक, चलिए अगला देखिए, सारंग मधुमक्खियों से प्रति छत्ता प्रति वर्ष 40 किलोग्राम शहद मिलता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता। क्यों नहीं पाला जाता है? क्योंकि ये घुमक्कड़ स्वभाव की होती है और चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है। तो दोनों जो है बिल्कुल सही है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश जो था बन गया था? तो 1998 में जो था भारत सबसे मतलब प्रथम दूध उत्पादन में प्रथम नंबर पर जो था आ गया था। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1970 में हुई थी श्वेत क्रांति की शुरुआत। ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, भारत में ऊंट मधुमक्खी पालन, ये हो गया था हमारा कवर। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से जो है किसे मतलब पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, डॉक्टर वर्गीस जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दुग्ध विकास उद्योग से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध विकास से संबंधित था। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की जो स्थापना है ये कब की गई? तो 1965 में की गई थी। फिर पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है ये 1965 में कहाँ पर हुई थी? तो ये की गई आनंद, ओके एक मिनट, आनंद कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? एनडीआरआई, ये करनाल में है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना जो थी ये कब हुई थी? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी 1970 में। भारत में सघन पशु विकास कार्य यानी कि आईसीडीपी कब चलाया गया था? तो सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 में चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में। 1950-51 में भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन 17 मिलियन टन था और 2017-18 में यह आकलित किया गया 176.35 मिलियन टन। भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? सबसे ज़्यादा दूध जो है ये उत्पादित होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा दूध होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है, ओके 114, हाँ, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए? तो 280 ग्राम होनी चाहिए। किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता सर्वाधिक है? तो ये पंजाब में है सबसे ज्यादा।
ओके, इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिए, जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता है, मतलब अब जो है 16-17 में ये और ज़्यादा हो गई है, 355 ग्राम तक जो है हो गई है। ठीक है, ये पहले थी 280 ग्राम, लेकिन अब जो है 355 ग्राम, और 19 में जो लक्ष्य रखा गया था वो 500 ग्राम तक रखा गया था, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जो है 355 जो है आप याद रख सकते हैं। 2013-14 में ये 307 थी, और 2019-20 का अगर पूछा जाए तो वो 406 ग्राम तक हो गई है, 406 ग्राम तक हो गई है। 16-17 में 355 हुई, और 19-20 में अभी प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन की जो कितनी है वो 406 ग्राम है। ठीक है, ये इसमें याद रखिएगा। और अगर हरियाणा में पूछी जाए तो अभी हरियाणा में सबसे ज़्यादा हो गई, आई थिंक। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की जो है वो हरियाणा में नहीं, हरियाणा में दूसरे नंबर पर है। हाँ, हरियाणा में दूसरे नंबर पर है, और हरियाणा में कितनी है, 1087 ग्राम दूध की है उपलब्धता प्रति व्यक्ति। 1087 ग्राम किसके अकॉर्डिंग है, ये 2018-19 के अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा 1087। और पहले नंबर पर कौन है, पंजाब है। पहले 800 ग्राम थी, लेकिन अभी कितनी है पंजाब में, 1181 ग्राम के साथ जो है पहले नंबर पर है। ओके, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा पंजाब में अभी कितने के अनुसार है, 1181 ग्राम के साथ जो है पंजाब पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर 1087 ग्राम दूध के साथ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए ये हरियाणा है, जो कि दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अगला देखिए, दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है, किण्वन के द्वारा जो है बनता है। दूध का पाश्चराइजेशन किया जाता है, किस तरीके से करते हैं, 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाश्चराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है। ओके, देखिए पाश्चराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है, ताकि जो जीवाणु हैं या कवक है, विषाणु, सूक्ष्म जीव जो भी हैं, उनको जो है नष्ट किया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम करने के लिए, जीवाणु युक्त करने के लिए, या जीवाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए क्यों किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कम करने के लिए। ओके सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन, दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, लैक्टो या बैरो। तो दूध का घनत्व जो है ये किससे ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर से। ठीक है, ओके, यहीं पे है क्वेश्चन। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है, कैल्शियम, कोबाल्ट, फास्फोरस या सोडियम। तो दूध में अगर हम देखें तो जो सबसे कम मात्रा में होता है वो कौन सा होता है, कोबाल्ट जो है सबसे कम मात्रा में होता है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, कोबाल्ट। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो रेंडियर के दूध में जो है वसा की सबसे अधिक मात्रा होती है। ठीक है, तो भैंस से भी ज़्यादा जो वसा पाई जाती है वो रेंडियर के दूध में पाई जाती है। अगला है, दूध में कौन कौन से प्रोटीन हैं जो पाए जाते हैं। तो कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन, तीनों पाए जाते हैं, तो इनमें सभी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है, तो भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ओके, गाय के 1 कप दूध में जो है लगभग 8 ग्राम प्रोटीन जो है मौजूद रहता है, और बकरी के में अगर हम बात करें 1 कप में तो 8.7 ग्राम होता है। भैंस के 1 कप में 8.8 होता है, और भेड़ के 1 कप दूध में जो है 14.7 ग्राम जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो इसीलिए अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़, उसके बाद भैंस के में, फिर बकरी और फिर गाय के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का जो रंग है वो पीला होता है। दूध का रंग पीला होने का जो कारण है वो क्या है, वो है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, भारतीय दूध के में व्रणपीतक कैरोटीन के कारण क्या बनता है। तो क्या बनता है, पीला रंग बनता है। ठीक, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। तो केसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आती है। ठीक है, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो घी में वसा की मात्रा होती है 99%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है? ओके, अब देसी घी में सुगंध की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होती है डाई एसिटिल के कारण। अब यहाँ पे देखिए लैक्टोज और कैसीन तो आप वैसे भी काट सकते हो क्योंकि इनका काम अलग होता है। कैसीन दूध के कारण, दूध में जो सफ़ेदी होती है उसके लिए होता है, तो डाइएसिटिल जो है सुगंध के का कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, खीस क्या है? खीस क्या होता है? तो ये होता है मादा के बच्चों को देने के बाद का शरण। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दूध की तुलना में खीस का अधिक पीला होने का कारण क्या है? तो खीस पीला होता है, दूध से ज़्यादा पीला होता है, तो उसका रीज़न पूछा है कि उसका रीज़न क्या है कि मतलब किस कारण जो है वो ज़्यादा पीला होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा केरोटीन। केरोटीन जो है उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि कैरोटीन की वजह से ये दूध का रंग पीला होता है, तो खीस में और ज़्यादा कैरोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति विटामिन क्या है? तो प्रति विटामिन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओके, एक मिनट वेट। प्रति विटामिन क्या हो जाएगा? विटामिन को नष्ट करने वाला जो पदार्थ होता है उसको प्रति विटामिन बोला जाता है। चलिए अगला देखिए, पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो दांत गिनकर और छल्ले गिनकर, दोनों तरीके से, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है? तो वो है दंत परीक्षण, और सबसे अच्छी भी कौन सी मानी जाती है? यही मानी जाती है। पशुओं को सींग रहित क्यों रखा जाता है? क्योंकि पशु जो होते हैं वो सींग से क्या कर देते हैं? एक दूसरे को घायल न कर दे, इसीलिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सींग रोधन विधि नहीं है? नहीं है पूछा है, तो कास्टिक छड़ भी है, डी हार्नर भी है, और आरी द्वारा भी है। कैस्ट्रेटर द्वारा जो है मतलब ये सींग रोधन विधि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्डिजो कैरेस्ट्रेटर नामक यंत्र का प्रयोग किस उसमें होता है? तो पशु को बधिया करने में जो है इसका यूज किया जाता है। बधियाकरण का मतलब क्या होता है? नसबंदी कराने से रिलेटेड होता है। तो कम उम्र जब होती है पाड़ा की, यानी कि नर पशु की 6 से 12 उम्र, 6 से 12 माह की जो उम्र होती है, तभी जो है ये किया जाता है बधिया। तो ये पूछा जा सकता है कि बधिया करने की जो सबसे बेस्ट उम्र होती है वो 6 से 12 होती है, क्योंकि इस उम्र में जो होता है उन्हें कंट्रोल करना ईजी होता है। ओके, और ये किसके द्वारा की जाती है? वर्डिजो कैस्ट्रेटर के द्वारा जो है ये की जाती है। और इसका रीज़न क्या है इसको करने का? ताकि जो है एक उत्तम किस्म का बैल या भैंस जो है वो तैयार की जा सके, जो हल या गाड़ी को जो है अच्छे से, मतलब जो कृषि का काम है उसमें जो है इसको अच्छे से यूज किया जा सके। और इससे क्या होता है, जो जानवर होता है वो सीधा साधा भी हो जाता है। ओके, तो ये याद रखिए, पशु को बधिया करने में इसका यूज किया जाता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्यों को किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में जो है सुरक्षित रखा जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है भारतीय पशु पूछा है, तो ये हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मखदूम में स्थित है। ये भी जो है मथुरा में है, ये यूपी में ही है। बकरी अनुसंधान पूछा जाए तो या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान पूछा जाए, दोनों ही कहाँ पर है? यूपी में है, लेकिन जगह याद रखिए, मखदूम मथुरा में है और ये लखनऊ में है। ठीक है, चलिए अगला है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, तो ये हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये अंबिका में है, अंबिका नगर। कहाँ पर है अंबिका नगर? राजस्थान में है। ठीक है, अंबिका नगर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो याद रखिए, भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र वहाँ पर है। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो गाय का गर्भकाल 282 दिन का होता है। ठीक है, 280 या 280 से ऊपर रखिएगा, 282। भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो ये 310 या 308 दिन, तो 308 दिन जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे है भेड़ का गर्भकाल, तो भेड़ और बकरी दोनों का गर्भकाल 150 दिन का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जोड़ा, मतलब मेल करना है। जमुनापरी क्या है? ये बकरी की नस्ल है जमुनापरी। ठीक है, भदावरी, भदावरी जो है ये भदावरी की भैंस की, मालवी गाय की है, और कड़कनाथ ये मुर्गी पालन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ मुर्गी पालन, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो ये थनैला रोग से संबंधित है। ठीक है, थनैला रोग किसकी वजह से होता है ये पूछा जा सकता है। तो एंथ्रेक्स हुआ, थनैला हुआ, ये जीवाणु की वजह से होते हैं। जिसने पशुओं से संबंधित रोग नहीं पढ़ा है वो वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक, पशुओं में होने वाला जो अफरा रोग होता है इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है प्रदूषित आहार। पशुओं में मिल्क फीवर की जो बीमारी होती है वो किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। खुरपका और मुंह पका रोग किस में पाया जाता है? तो खुरपका मुंह पका रोग ये गो पशुओं में पाया जाता है, यानी कि गाय जो भैंस होती है इनमें पाया जाता है। ये किस कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। खुरपका, मुंह पका, पशु प्लेग, ये जो है तीनों विषाणु के कारण होते हैं, वायरल डिजीज हैं। पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी का कारण क्या है? तो यही पूछ लिया आप दोबारा से, तो ये हो जाएंगे ओके नहीं, ये विषाणु की वजह से होते हैं, बैक्टीरियल नहीं होते, जीवाणु नहीं होते, विषाणु होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दुधारू पशुओं की निम्न बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? संक्रमणीय, फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर या काउ पॉक्स। तो जो एक मिनट, संक्रमणीय बतानी है, इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं तो चारों ही हैं, फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स, चारों ही जो है संक्रमणीय है। तो चारों जो है सही हो जाएगा। अगला है, बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है? तो बर्ड फ्लू जो है ये पोल्ट्री को प्रभावित करता है, मुर्गे वगैरह को, मुर्गे आ जाते हैं इसमें, मुर्गी पालन आई थिंक, हाँ वही होता है। तो बर्ड फ्लू उसी को प्रभावित करता है। किस रोग का पोल्ट्री उद्योग पर गंभीर असर पड़ता है? तो ये पड़ता है एवियन इन्फ्लुएंजा का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मुर्गी से संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत ही है। भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया, जो मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो नीली जीभ रोग जो है ये भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो बायोसेफ्टी लैबोरेटरी। ठीक है, अगला देखिए, प्राकृतिक रेशम की मुख्यतः कितनी किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की तो 4 जो है किस्में हैं। और रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे होता है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? ये पूछा है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो रेशम के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, तो आगे एग्रीकल्चर में जो है हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे कि किससे जो है ये होता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से जो है ये उत्पन्न होता है। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो ये मलबरी सहतूत पर पलते हैं। ठीक है, अगला है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु जो है पैदा करता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्यूपा। ठीक है, भेड़ की प्रथम स्तनपायी क्लोन का नाम क्या था? तो प्रथम स्तनपायी पूछा है यहाँ पे, तो ये था स्तनपायी डोली था। ओके, डोली हो जाएगा। नूरी कौन थी? नूरी विश्व की प्रथम पश्मीना बकरी की क्लोन थी। तो भेड़ की पूछी यहाँ पे, तो डोली जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, लाल क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मांस उत्पादन से संबंधित है। मादा पशुओं में पिट्यूरिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो दूध उतर जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन है जो सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन है जो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? तो कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरी कहा जाता है, जो हमने पढ़ा भी था ना, जिसमें 2 कुबड़ होते हैं और जिसमें 1 कुबड़ होता है वो ड्रोमडेरी होता है। और ब से नाम था ना, वो क्या नाम था उसका, वेट एक मिनट, बैक्टीरियन ऊंट। ठीक है, बैक्टीरियन ऊंट में 2 कुबड़ होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये ड्रोमडेरी हो जाएगा। और इसका नाम पूछा जाए आपसे कि ऊंट जो है किस वंश का जंतु है? तो कैमेलियस, इसका नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो कैमेलियस। चलिए अगला देखिए, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। अगला है, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा कलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया जो होती है उसको होमोजेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है बोविडी ओविस का वैज्ञानिक नाम, मतलब किसका वैज्ञानिक नाम है ये बोविडी ओविस, ये भैंस का है, सॉरी उसका भेड़ का, उसका सिर्फ बोविडी था ना, तो ये भेड़ का हो जाएगा बोविडी ओविस। ओके बोविडी नहीं, बोविडी तो भैंस और गाय का था। ओविस एरीज पूछा जाए आपसे अगर, ओविस एरीज ये किसका नाम हो जाएगा, भेड़ का। अगर बोविडी आता है सिर्फ बोविडी तो गाय और भैंस का हो जाएगा, ओविस एरीज भेड़ का हो जाएगा। और बकरी का क्या था, कैप्रा हिरकिस, कैप्रा हिरेकस, ये किसका था, ये बकरी का था। ठीक है, चलिए देखिए कौन सा सही है। नर अगुणित होते हैं, कृमि बंध्य और द्विगुणित होते हैं। रानी रॉयल जेली पर पोषित हुए द्विगुणित लारियों से विकसित और शायद नरों द्वारा संग्रहित। तो इसमें केवल 1, 2 और 3 जो है सही है। नर अगुणित होते हैं, कर्मी अवर्कर बंध्य और द्विगुणित होते हैं। और तीसरा है रानी रॉयल जेली पर पोषित हुए द्विगुणित लारियों से विकसित होती है। ओके, तो 4th इसमें गलत हो जाएगा, 3 सही है। अगला है शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि क्या रीजन है, तो वो है उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य के गोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित जो है नहीं रह पाते हैं। अगला है सुरती, मुर्रा, जाफराबादी और मैसाना, ये किस पशु की प्रजातियां हैं, तो ये भैंस की प्रजातियां हैं, तो भैंस यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, तो ये था कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य बनते थे वो सारी जो है हमने इसमें कवर किए हैं। ओके, होप सो आपको सभी को वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अगर प्लीज़ पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और साथ ही शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है ये पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप HSC क्रैश कोर्स ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर जो भी HSC क्रैश कोर्स में वीडियोज़ कराई गई उन सभी की PDF मिलेगी, और आगे जितनी भी आएंगी चाहे कंप्यूटर आए या फिर कोई और सब्जेक्ट आए, हरियाणा वगैरह, वो सब जो है उसमें आपको अवेलेबल होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।